तो ग्लोबल बाजारों में यूएस के बाजार कल निचले स्तरों से अच्छी तरीके से रिकवर करते हुए नजर आए और ऐसे में कल जो बिकवाली देखने को मिली भारतीय बाजारों में, क्या आज वो थोड़ी सी रिवर्स होती है या नहीं, और अगर हुई तो ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति और स्टॉक्स और सेक्टर्स के लिहाज से कहां पे दिख सकता है एक्शन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे। कुछ ही देर में डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे समझेंगे उनसे ढेर सारी ट्रेडिंग की रणनीतियां जो कि आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपके सामने क्विकली रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर और जो कि बड़ी बातें फिलहाल सामने निकल कर आ रही हैं। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यूएस में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक समय पे लगभग 200-250 अंकों की गिरावट जरूर थी, पर वहां से अच्छे तरीके से रिकवर तो हुआ ही, साथ ही रिकॉर्ड स्तरों पे क्लोजिंग दी है डाउ जोन्स ने और S&P 500 ने। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी हल्की रिकवरी जरूर है। 26,000 के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। देखते हैं कि एक्चुअली कितना इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में। इसके अलावा अगर कैश मार्केट की बिकवाली की बात करें तो FIIs ने कल भारी भरकम बिकवाली की है। 9,800 करोड़ के आसपास की इनकी बिकवाली रही है। हालांकि कोई भी बहुत बड़े ब्लॉक या बल्क डील सामने नहीं आए हैं, कुछ एक ब्लॉक बल्क डील जरूर है, पर इतने भी बड़े कोई डील्स फिलहाल नहीं आई हैं। इसके अलावा जो कैश मार्केट का नंबर है वो काफ़ी बड़ा रहा है FIIs की तरफ से। आज के कुछ ट्रिगर्स की बात करें तो आज ऑटो काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रहेगी, जहां पे 2 व्हीलर और ट्रैक्टर्स की बिक्री से उम्मीदें हम ज़रूर लगा रहे हैं। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कुछ खासी उत्साह नहीं है, तो इन काउंटर्स को भी आप फोकस में रखिएगा। और साथ ही कल थी सेबी की अहम मीट, जहां पे हमने देखा कि कुछ एक नए नियम भी लाए गए हैं। म्यूचुअल फंड लाइट नियमों को हरी झंडी दी गई है और साथ ही 5 IPOs को मंजूरी भी मिली है, जिसमें स्विगी और hyundai का IPO भी शामिल है। तो चलिए, इन ट्रिगर्स की तो बात हो ही गई, पर चलिए अब विस्तार से समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जैसा कि यूएस बाजारों में रिकवरी तो रही, पर फिलहाल एशिया बाजारों का और चीन के बाजारों में खास तौर से क्या कुछ मूड और माहौल है। अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे। बताइए, इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स दोनों से ही क्या कुछ अपडेट है। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। देखिए, चीन और हांगकांग के बाजार बंद है और इसको राहत के तौर पर देखिए, क्योंकि वहां से जो संकेत आ रहे हैं ना, भारतीय बाजारों को पसंद नहीं आ रहे हैं। कुछ सत्र से लगातार वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। और हम सितंबर की बात करें, सितंबर में लोअर लेवल से चाइना के बाजार करीब 18-19% और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो 22-23% की रिकवरी आ गई है, जो भी स्टिमुलस मेजर्स वहां पर लिए गए हैं। लेकिन आज बाजार बंद है, तो हमें यूएस से जो संकेत आ रहे हैं उस पर हमें जरूर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका में कल भी हमने रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है। डाउ दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक संभला है। S&P 500 ने भी रिकॉर्ड बनाया है। वैसे टिपिकली अगर देखा जाए तो अमेरिकी बाजारों के लिए सितंबर का जो महीना होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन कई साल के बाद ऐसा हुआ है कि S&P 500 ने हर निशान में क्लोजिंग दी है सितंबर की, अगर हम बात करें तो। अच्छा, कल के लिए ट्रिगर क्या बने? ट्रिगर ये बने कि यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि इस साल दरों में 2 और कटौती की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि जो कटौतियां होंगी वो अग्रेसिव नहीं होगी, मतलब कि 0.25% की ही आप उम्मीद करके चलिए। पिछली बार 0.5% का कट हमने यूएस फेड की तरफ से देखा था, तो ये अग्रेसिव नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई प्रीसेट नहीं है कि हमने कोई तय किया हुआ है कि इतनी कटौती होगी। इकोनॉमी जिस तरह से परफॉर्म करेगी उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कट्स अग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन बाजार इससे जरूर खुश है, अमेरिकी बाजार, कि चलो रेट कट आ रहा है और उसके बाद हमने वहां पर रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। अगर हम कमोडिटीज की बात करें, लगातार हमने बड़ी रैली देखी है। अगर आप प्रेशियस मेटल की बात करें या फिर बेस मेटल्स की बात करें, मेटल्स में बड़े अच्छे रिबाउंड हमने लोअर लेवल से देखे हैं। लेकिन कल हमने सोने की जो तेजी थी उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई देखी, क्योंकि लोगों का रुझान निश्चित तौर पर सेफ हेवन से निकल के थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रिस्कियर एसेट्स की तरफ जा सकता है, अगर रेट कट अमेरिका में आगे और 2 आ रहे हैं तो। हालांकि बहुत ज़्यादा हमने भारी गिरावट नहीं देखी है, अभी भी $2650 के आसपास है सोने का भाव, लेकिन थोड़ी सी नरमी के संकेत वहां पर जरूर आए हैं। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में ही है। चीन से जो डिमांड की चिंता है वो कहीं ना कहीं अभी पीछा नहीं छोड़ रही है।
हालांकि सरकार वहां पर कोशिश कर रही है डिमांड को रिवाइव करने की, मतलब एक के बाद एक धड़ाधड़ कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी क्रूड रेंज में ही है। ब्रेंट क्रूड का भाव अगर आप देखेंगे तो $72 प्रति बैरल के आसपास ही है। लेकिन कल हमने भारी गिरावट देखी थी निकेई में, वहां पर चुनाव के जो आउटकम आए थे और उसके बाद हमने करीब 1800 पॉइंट निकेई को टूटते हुए देखा था। आज थोड़ा सा रिवर्सल है, 500-600 अंकों पर आपको निकेई दिखेगा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश वहां पर जरूर है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, कल की तेज पिटाई के बाद 2 महीने की कल हमने सबसे बड़ी गिरावट देखी। एक और चिंता उभर के आई कि एफआईज ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की कल के सत्र में सेलिंग की है और पिछले 5 में से 4 दिन कैश में बिकवाली का आंकड़ा है। आज थोड़ा सा ब्रीदर है, 26,000 के आसपास आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा, हल्की सी मजबूती आपको दिखेगी, मतलब अभी भी डायरेक्शन की ही तलाश होगी। देखते हैं कि क्या 26,000 के आसपास निफ्टी टिक पाता है या नहीं। लेकिन चलिए एक बार एफआईज के और डीआईएस के आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं और उसके बाद निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर हम एक एक करके राय भी लेंगे। भी लॉन्ग होल्डिंग क्या 81% के आसपास ही है, पहला तो सवाल ये है। दूसरे ये कि कल हमने देखा कि 10,000 करोड़ रुपए की ये सेलिंग आई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में जो सेलिंग रही वो रही करीब 13,500-14,000 करोड़ रुपए के आसपास की, और ये एंटिसिपेटेड था। कल की बिकवाली देख के ये पता था कि एफआईज बिकवाली करने जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग को और जो भी आंकड़े आए उनकी तरफ से उनको? अपने एफआईज के नंबर बताया तो मैं उसी से शुरू कर देता हूँ। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो 81 के 81% है। मार्केट को 3-4 चीज़ें करनी थी, वो कल बहुत खूबसूरती के साथ बाजार ने किया, जिसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ वैसा ही कल मार्केट का ट्रेड था एक्चुअली में, अगर आप मेरे से बोलेंगे। और मैंने 1 साल के अंदर पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही अच्छे से अपने आप को रेगुलेट करना जानता है। और उसने कल क्या किया कि जो हैवी ओपन इंटरेस्ट था निफ्टी का, उसको थोड़ा बहुत खाली कर दिया। 8% कल ओपन इंटरेस्ट घटाया उन्होंने। और अगर आप देखें तो 26,000 से लेकर, यानी कि 26,100 से लेकर 25,800 के बीच में 300-350 पॉइंट में ये 8% ओपन इंटरेस्ट कम करके वो 6 लाख से नीचे चले गए, यानी कि 5,96,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कई बार सीरीज़ के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात नोटिस कराई है, इतनी हैवी निफ्टी के साथ निफ्टी नहीं चल सकता। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था रोड रोलर का, कि मैंने आपको रोड रोलर सड़क पे खड़ा कर दिया, उसके अंदर से डीजल निकाल दिया और बोला आप धक्का लगाओ, तो बाज़ार को कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ऊपर चलाने के लिए, और वो एनर्जी आपने देखी। फिर बाद में जब नहीं चलेगा तो वो रोड रोलर आपको पीछे की तरफ धकेलेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही हुआ। लेकिन जो हुआ मैं बोलूँगा बहुत अच्छे से हुआ। बहुत हद तक जो इन्फ्लेटेड चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक सेटल हुई। मैं एक एक करके एफआईज के पहले नंबर पे आता हूँ, उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक निफ्टी को आपके साथ कनेक्ट करता जाऊँगा। पहला पॉइंट, अगर आप कल लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी देखेंगे ना तो वो ठीक है, ख़राब थी, बट इतनी भी ख़राब नहीं थी। देखिए, गिरते हुए बाजार में, बढ़ते हुए बाजार में ना एडवांस डिक्लाइन की रेशो को ज़रूर चेक करना चाहिए कि पार्टिसिपेशन किस तर्ज का था। मैं आपको बताऊँ, कल F&O के करीब 40 शेयर्स के अंदर बढ़त थी, और कल इस हफ्ते की, या मैं बोलूँगा पिछले 20-25 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उस समय भी रेशो ऐसी नहीं होती थी, लेकिन जो कल की रेशो बनी, आप देखो टोटल एडवांसेस 64 हैं, जिसमें से लॉन्ग 39 थे, 40 उसमें से लॉन्ग थे, और उसके अलावा कुछ कवरिंग आई, करीब 25 शेयरों की कवरिंग भी थी इसमें। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कल रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, जबकि बाज़ार डेज लो टेस्ट कर रहा था। ये पहला पॉइंट नोटिस करने के लिए होता है कि बाज़ार टिपिकली अपनी चीज़ों को पकड़ कहाँ पे रहा है। अब आते हैं एफआईज के दूसरे नंबर्स पे। एफआईज के कल आप कैश के, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के नंबर चेक करो। कल जितना बड़ा फॉल कल मार्केट के अंदर हो रहा था, या लेवल्स आपको दिख रहे थे, क्या उस तर्ज पर आपको कोई भी नंबर बड़ा दिख रहा है? आपको वो नंबर नहीं दिखेगा। इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर सबसे बड़ा है स्क्रीन पर 13,000 करोड़ रुपए का, लेकिन जिस समय बाजार 100 पॉइंट नहीं हिलता रहा, उस समय भी 51 हज़ार करोड़ रुपए के, 56,000 करोड़ रुपए के। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सितंबर सीरीज में एक दिन ऐसा भी आया था जब 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में आके खड़े हो गए थे। तो कल मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो एफआईज के नंबर में कल कुछ भी ऐसा नहीं था जो मार्केट के नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा हो। इसलिए कल एफआईज ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, या मैं बोलूँगा कि एफआईज थोड़ा चर्न कर रहे थे। ना तो उनको बेचना था, ना तो उनको खरीदना था। तो खरीदना था नहीं, बेचना था नहीं, तो फिर करना क्या था? करना था चर्निंग।
इसलिए कल चमकता हुआ मेटल्स आपको दिखा और टूटते हुए रियल एस्टेट या और काउंटर्स आपको दिखे। वो सिर्फ चर्निंग का पार्ट था। इस पूरी चर्निंग में से एक चीज़ हल्की हो गई, जिसको हम कहते हैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन या निफ्टी का ओआई एडिशंस वगैरह हल्के हुए हैं। पुट कॉल रेशो भी हल्का हो गया और वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गया। मैं आगे चल के उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस के इसी नंबर को ही, सिर्फ 13,000 करोड़ के नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है, मैं उसको भी बांट दूँ ना, तो कल सिर्फ एक बैंक निफ्टी के अंदर 1,000 करोड़ रुपए का नंबर आया सेलिंग का, और ऑप्शंस के अंदर 5,500 करोड़ रुपए का नंबर आया सेलिंग का। इसके अलावा निफ्टी पे तो कल आप सुन के भी आपको हैरानी हो सकती है कि निफ्टी 50 की ऑप्शंस नेट में वो करीब 399 करोड़ का प्लस था। तो ये नंबर्स को बहुत गंभीरता से अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ मैं इसी में ही बोल देता हूँ, एफआईएस के नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, 81% लॉन्ग है। रिटेल के नंबर में कल चेंजेस हुआ है स्लाइटली, वो 2% का हुआ है। ये 34% से बढ़कर अब 36% हो गए हैं। इसका मतलब रिटेल, मैंने आपको कई बार बताया कि रिटेल बहुत समझदार है। रिटेल खुद नहीं चाहता कि बाजार बहुत स्पीड से ऊपर जाए, क्योंकि उसके हाथ से ट्रेड्स निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया, अगर आप हमारी बात को गौर से सुनते होंगे तो 25,800 से लेकर 26,200 के बीच में रिटेल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो फोमो इतना फास्ट था कि रिटेल जब तक सोचता तब तक तो मार्केट टांग देता था ऊपर, और चला भी जाता, ऐसा चला जाता कि रिटेल जब तक निकल के बाहर आता पता लगे एक्चुअली बड़ा पैसा उसके बाद ही बनना था। तो वो जो फोमो फैक्टर था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था। रिटेल ने अपने आप को रोका क्योंकि इस बीच होल्डिंग्स ही बढ़ रही थी। कल देखो, कल मार्केट के अंदर अच्छा फॉल आया, रिटेल ने 2% की इंटेलिजेंटली बाय किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल थोड़ा चाहता भी है कि इसी तरह से हो, मार्केट उसको बाइंग और डिप का मिल जाए और सेल ऑन राइज का मिल जाए। ये हो सकता है पूरी अक्टूबर सीरीज चले। मैं आपको थोड़ा प्रीमेच्योर होकर बता रहा हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यही आंकड़ा, यही चीज़ें आपको पूरे अक्टूबर सीरीज देखने को मिलेंगी। आप किसी भी बड़े डिप को लेके आओ, रिटेल पार्टिसिपेशन आपको दिखेगी, और धीरे धीरे करके जैसे से ऊपर जाते जाएंगे बाजार फिर से लाइट होगा। तो एक रेंज बन जाएगी, ब्रॉडर रेंज 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी की और करीब 500 पॉइंट निफ्टी की। अगले 5-7 दिन तो कम से कम ऐसा चलने की उम्मीद लगती है। तो इसलिए ये मैंने आपको नंबर बताया। एक और बात डीआईस के नंबर के, डीआईस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 39% पे उनका एडजस्ट का 10 लॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आपके लिए क्रूशियल विश्लेषण, एक एक आंकड़ों को बिल्कुल बाइफरकेट करके आपके सामने डिब्बे रखते हैं और बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये 2 मिनट 3 मिनट की कमेंट्री सुन लेंगे। तो अब निफ्टी पर आ जाते हैं। निफ्टी कल की अगर हम सत्र की बात करें तो 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट जरूर रही, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने जो क्रूशियल सपोर्ट है वहां पर आके क्लोजिंग दी है 25,800 का। अच्छा, कल नेगेटिव खबरें बहुत थी। अगर हम देखें तो जापान का बाजार हम देख रहे थे कि टूट रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं सेबी की जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें एफएनओ को लेकर सख्ती की आशंका थी, वो भी चीजें हावी हो रही थी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स थे और एफआईएस की बिकवाली तो कल हुई। आप ये बताइए कि आज के लिए बाजार में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, क्योंकि शांत ओपनिंग के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी 26,000 के आसपास है। होनी भी चाहिए। आप हर दिन एक्सपेरिमेंट और हर दिन उछल कूद करते रहेंगे तो सब लोग थक जाएंगे। देखने वाला भी तो थक जाएगा, वो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, और करने वाला तो थक ही जाएगा। तो इसलिए कई बार ऊपर नीचे करने के बजाय मार्केट में शांति और गंभीरता की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और मेरे को लगता है 2 दिन की उछल कूद के बाद अब मार्केट गंभीरता की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जिसके बारे में बता रहा हूँ ये शायद अभी नहीं बढ़ेगा, इसका छोटा भाई बढ़ सकता है, वो बैंक निफ्टी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो निफ्टी के लिए प्रॉब्लम बन रही थी। पहला, उसका बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 3। तो बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट जो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का था वो घट के कल 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट से कम हो गया। 8% कल ओपन इंटरेस्ट घटा। मेरे पास 8% है, ये अपडेट नहीं होता कई बार, लास्ट में भाव कॉपी के अकॉर्डिंग 8% है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 9% का हुआ। ठीक, तो आपका क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और बहुत बढ़िया हुआ। 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन पे भी रखना। एक्चुअली में कल जब ये ओपन इंटरेस्ट घटाया जा रहा था, अनवाइंडिंग का प्रेशर हो रहा था, प्रीमियम्स को बढ़ाया जा रहा था। कल टोटल फॉल में से करीब 100 पॉइंट का फॉल फ्यूचर वालों ने झेला ही नहीं,
वजह हाई प्रीमियम पे 180 पॉइंट के प्रीमियम के साथ तो आपने निफ्टी की रोल ओवर नहीं किया था, अब आप निफ्टी के अंदर आके 180 पॉइंट का प्रीमियम दिखा रहे हो। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर उत्साह और उमंग कम नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ चर्निंग हो रही थी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक वर्ड बताया था कि भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कुछ कुछ ऐसा कल मार्केट के अंदर हुआ, ये सारा डाटा देख के समझ में आया। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसी में से, कल जब ये सब घट रहा था तो एक हम अहम सपोर्ट पे क्लोज भी करके गए। बाजार चाहता तो दूसरा सपोर्ट भी तोड़ सकता था, लेकिन 25,800 का सपोर्ट बरकरार हो गया। अब आपके पास कितना गुंजाइश है जरा मैं बताता हूँ। देखिए, इसका जो पुट कॉल रेशो है वो भी अब 1 से नीचे आके घट चुका है, यानी कि 0.84 हो गया है। आई रिपीट माई सेल्फ, 0.60 से आके हम थोड़ा सस्ता हो जाएंगे, ओवर सोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए 100-200 पॉइंट पे ही जाके पीसीआर आपका 0.60 या 65 हो जाएगा। तो आप 100-200 पॉइंट की निफ्टी के अंदर अभी रूम मान के चलो कि वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। ये लेवल्स में क्या क्या होंगे सर? कल जहां पे बंद हुआ है वो बंद हुआ है करीब 26,800 पे, तो मैं 26,700 से ही पहला सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3 हर 100 पॉइंट पे जोड़ देता हूं। 25,700, 25,600, 25,500, ये 3 पे सपोर्ट है। आप बोलेंगे आप ये 3 सपोर्ट को दे रहे हो। देखिए, फ्यूरियस बुल रन के अंदर बाजार कब कब में घूम जाए आपको और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप और मैं भापेंगे ना तब तक वो 100 पॉइंट टांग चुका होगा ऊपर अपने आप को। तो इसलिए ये 700, 600, 500 जो मैंने आपको 25,000 के लेवल बताए, ये मेगा सपोर्ट एरिया के तौर पर काम करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 26,000, 26,200 पे पहला रेजिस्टेंस आएगा। तो आप डिप में बाय करते रहो, इसमें तो डिप थोड़ा सा चाहिए होगा निफ्टी में, और छोटा छोटा करके सेल ऑन राइज करते रहो। ध्यान रखा जाए, जो भी ट्रेड करेंगे उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना लैब टेस्ट। जब आप लैब में टेस्ट करते हो, पूरा कुकर उठा के नहीं डाल देते चावल का। 4 चावल रखोगे, उसको टेस्ट करोगे, फिर समझ लोगे कि पूरे चावल की खेप कैसी है। तो इसलिए छोटे छोटे ट्रेड सिस्टम के अंदर करो। ये छोटे ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देंगे, बड़ा ट्रेड छोटा प्रॉफिट देगा, क्योंकि फोमो आ जाता है ना, जल्दी घबराहट, जल्दी डर मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है। एक सवाल और है, कल की गिरावट में हमने ये भी देखा कि शायद बाजार वेट कर रहा था कि कोई ऐसा बहाना मिले जहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो, क्योंकि जो कल की गिरावट रही उसमें दिग्गजों का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा। रिलायंस टूटा, हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयरों को टूटते हुए देखा। हालांकि एक और चीज है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो उतना खराब नहीं था। तो क्या यहां से अगर किसी को तेजी में आना है, इमीडिएट टारगेट 26,000 का ही लेके चलें? हाँ, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 26,200 का ही लेके चलें, क्योंकि ये लेवल पके हुए नहीं थे। आपके लेवल्स का पकना बहुत जरूरी होता है। ये 25,800 पका हुआ लेवल था जो आप पिछले सीरीज से लेके आए थे, लेकिन 26,000 जब आप लेके आए ना, तो आपने जस्ट सीरीज के ट्रांसफर से 2 दिन पहले ही 26,000 देखा था, तो वो तो उसमें एक्सपायरी फैक्टर भी इंक्लूड था। तो इसलिए लेवल का पकना बहुत ज़रूरी होता है। आप कच्चे मकान के लेंटर पे चढ़ जाएंगे तो लेंटर गिरने के चांसेस हैं, भले उसके अंदर सरिया डला है, सीमेंट डला, कुछ भी डला है, लेकिन गिरने के चांसेस है। इसलिए लेंटर का पकना जरूरी है। ये लेवल्स अभी पके नहीं थे, इसलिए जब भी आप पुल बैक देखेंगे 26,000, 26,200 तक आपको एक पुल बैक के हिसाब से भी कैलकुलेट करना, इससे ऊपर मत करना। इससे ऊपर की कैलकुलेशन फिर बहुत अच्छे न्यूज़ के साथ और फिर ग्लोबल डाटा के साथ चाहिए होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप छोटे मोटे डाटा से 1000 पॉइंट ऊपर आ जाओ, ऐसे होगा भी नहीं। ठीक, तो ये पॉइंट मैंने आपके दूसरे क्वेश्चंस का दे दिया। शॉर्ट करना नहीं है, मैंने आपको पहले भी मना किया। आपने बोला सर हमारे 300 पॉइंट छुड़वा दिए, मैंने 300 पॉइंट आपके शॉर्ट से नहीं छुड़वाए, मैंने 300 पॉइंट आपके बचाए कि अब आपको मौका मिलेगा, अब आप ले लेना। अब आपको क्या दिक्कत है 350, 400 पॉइंट नीचे आके लेने में? आपका बढ़िया है ना, आपका ट्रेड अच्छा हो गया। और 3 दिन पहले वाले कमेंट्री सुन लो अब हमारी, आपको साफ पता लग जाएगा। हमने आपको कहा था हमसे नहीं खरीदा जाएगा, जिसको खरीदना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो ये मोटा मोटी निफ्टी का एनालिसिस है। एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ देता हूँ, मेरे से छूट गया, वो है इंडिया विक्स। कल इंडिया विक्स 6% बढ़ा है। इंडिया विक्स को एक्चुअली में जितना बढ़ना चाहिए था उतना ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। और मैं बता देता हूँ, इंडिया विक्स आपके लिए खतरनाक पोजीशन पे तब बनेगा जब 14.5-15 को पार करेगा। टिल 14, 14.5 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया विक्स से। तो कल विक्स का बढ़ना भी बाजार के लिए एक शुभ संकेत है।
हर चीज़ होनी चाहिए खाने में। नमक कम होगा तब भी अच्छा नहीं होगा, मिर्ची कम होगी तब भी अच्छा खाना नहीं होगा, इसलिए नमक मिर्ची बराबर बराबर हो तो अच्छा है। तो कल ये मर्यादा में बढ़ा 6-6.5%, ये अच्छा रहा इसके लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की और कुछ सिलेक्ट काउंटर्स की उसमें से। पर डिम्पी, हम निफ्टी बैंक में क्या करें, क्योंकि कल जो है पूरे दिन हमने उस पर प्रेशर देखा और आखिरी तक जाते जाते देखिए कोई भी वहाँ से रिकवरी के संकेत नहीं थे। हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली और प्राइवेट बैंक्स जो हैं पिटते हुए नजर आए। तो ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए डिम्पी निफ्टी बैंक में? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वालों के लिए क्या करें? देखिए 850 पॉइंट कल के और 500 पॉइंट इससे एक दिन पहले के, तो कुल मिला के 1350 पॉइंट टूट गया बाजार। तो 1350 पॉइंट बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। उसकी कोई भी चीज़ अगर इन्फ्लेटेड है उसको ठीक करने में, बुल रन में। हाँ, अगर रन ही बुल नहीं है तो फिर तो अलग है, फिर तो वो कहीं भी टूट सकता है। तो 2 दिन के अंदर मार्केट ने करीब करीब 1300 पॉइंट खोए। ठीक, तो इसने ठीक क्या किया, इसने ठीक आपकी एंट्री के लेवल कर दिए। आपको एंट्री चाहिए थी, आपको एंट्री का रास्ता देता है अब ये। आप ये सोचो कहाँ आप 54,000 पे लेना चाहते थे, कहाँ पे आपको अब ये 52,978 पे मिल रहा है। ठीक, ये स्पॉट के हिसाब से, फ्यूचर में तो 400 पॉइंट ही महंगा है। मैं आपको फ्यूचर की प्लेट भी दिखाऊंगा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने के लिए। तो फिलहाल आपको एक एंट्री का पॉइंट मिल गया। अब एंट्री का पॉइंट कैसे मिला मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो 52,978 आप स्पॉट का देख रहे हो, इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची और ज़्यादा नीचे जाने की। मैक्स टू मैक्स 52,500 तक जा सकता है, लेकिन 500 से पहले भी 2-3 सपोर्ट एरिया इसके पास है, जैसे 52,800, 52,700, 52,500, इस तरह से सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको निफ्टी के भी बताए। तो आपके पास एक अच्छा प्ले है, आ सकता है वापस से, जिनको स्विंग ट्रेड का मजा लेना है। स्विंग ट्रेड कहने का मतलब है कि अब आप पहले पीछे जाते हो फिर आगे जाते हो। आपने झूला झूला है ना, तो आगे जाने के लिए पहले आपको थोड़ा पीछे खींचना पड़ता है, फिर आप आगे जाते हो तो आप बढ़िया से झूल पाते हो। एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर यही है। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा पीछे आए हो, फिर अब आप बढ़िया स्विंग करोगे आगे जाके। लेकिन इस ऊपर आने यानी कि पीछे आते समय आपको धीरे धीरे करके लैब टेस्टिंग वाली पोजीशंस लेनी है। और इसके अंदर आपको मैं 10 में से 2 लॉट की अनुमति भी करवा सकता हूं डाटा के बेसिस पर कि 52,500 तक अपने आप 2 लॉट ले लेना। उसके बाद कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा लेना पीछे 100-150 पॉइंट का, और पुल बैक में कम से कम 500 से 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट भी आपको मिल सकेंगे। तो मैं आपको जरा लेवल्स क्लियर कर देता हूं बैंक निफ्टी के, फिर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट पे एक पॉइंट और प्रीमियम भी दिखाऊंगा। पहला सपोर्ट एरिया इसका करीब करीब 52,700, 600, 500 है। तो 3 सपोर्ट हो गया आपके पास, आप जहां से मर्जी एंट्री शुरू कर सकते हो। खुलते समय भी एक लॉट लेना चाहो तो मैं उसके साथ राजी हो सकता हूं। ऊपर आते समय आपको 53,300, 53,500, 53,800, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आपको जहां निकलना हो आप निकल जाना। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, ये सिर्फ ET Now स्वदेश पे ही आपको दिखेगा। आपको मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा ये खरीद लो, ये कर लो, ये लेवल है, ये 6 लेवल हैं या 5 लेवल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी सपाट सपाट सी चीज़ें बता देता हूँ। अपने वित्तीय सलाहकार को एज इट इज़ वीडियो दिखा देना, बोलना भाई साहब वो ऐसा कुछ कह रहे थे, आप बताओ क्या करना चाहिए। ठीक। दूसरा, बैंक निफ्टी में शॉर्ट वगैरह करना नहीं है। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट कम है, ये टूटते समय भी स्पीड से टूटा, ये बढ़ते समय भी स्पीड से ऊपर आएगा, ध्यान रखेगा इस बात का। तो इसलिए एक दो लॉट अपना डालना भूलने का नहीं। आप ये 52,500 के आसपास में 1-2 लॉट ही, हाँ मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा पोजीशन मत लेना, अभी उतनी तरह से ठीक नहीं हुई है चीज़ें। और इसका पुट कॉल रेशियो भी 0.62 हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। शॉर्ट वॉट करना नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं। 4 शेयर F&O बैन में है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सारी चीज़ें हमारी तरफ से हो गई है डन। उसमें से 2 बैंकिंग शेयर हैं, एक है RBL और दूसरा है बंधन बैंक जो F&O बैन के अंदर है। वैशाली पारिक इस समय मेरे को स्क्रीन पर दिखने लगी हैं। वैशाली जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और उसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। विशाली मैम, पहले तो जरा हमको गाइड कीजिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल का एपिसोड हुआ, जितना एनालिसिस हम अपने डाटा से कर पाए हमने किया। इसमें कहीं भी अगर कोई पॉइंट टू भी ठीक करने का है तो आप उसको इम्प्रूव भी कीजिएगा प्लीज़। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आपने काफी सिमिलर व्यू ही कहा, लाइक ऑलवेज। सो निफ्टी का हम देख रहे थे वीकली सपोर्ट लेवल ही आ रहा था 25,780, और कल हमने देखा लो हुआ था 25 आई थिंक 796।
सो आई थिंक फॉर नाउ लग रहा है दैट एक करेक्शन हो चुका है, बट स्टिल मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, मैं वेट एंड वॉच करेंगे हम। अगर कल का लो टूटता है देन इट कॉल्स फॉर फर्दर करेक्टिव मूव। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली 53,000 को होल्ड करके ही बैठा है। तो आई वुड से दैट वेल, अगर 53,000 के नीचे सस्टेन करे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा और करेक्शन आ सकता है अराउंड से 52,500 तक, 52,500, 52,300। बट देखा जाए तो कल एक्सिस बैंक और सभी में करेक्शन जरूर आया, लेकिन सपोर्ट इंडिविजुअल बैंकिंग में सपोर्ट टूटे नहीं है। सो आई थिंक यहाँ से बाउंस आने की काफी संभावना है। तो मेजर इंडेक्स में हम वेट एंड वॉच करेंगे कि फॉलो ऑन सेलिंग आ रही है कि यहाँ से हम बाउंस देख रहे हैं। बट आई डोंट थिंक एक रनअवे रैली आनी चाहिए, कंसोलिडेशन फेज में या स्लो मूवमेंट रहना चाहिए। और फिलहाल ऐसा लग रहा है 26,200 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो डन। तो मैम भी यही कह रही है कि मोटा मोटी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस बन चुका है और ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगा, बट छोटा होगा। और रन अवे रैली थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, छोटे छोटे मूवमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। वैशाली मैम, आपके शेयर्स, अब आपके शेयर्स बताइए। ओके, सो फर्स्ट तो मैं कैश कैटेगरी में जाऊंगी। एक तो है आरबीएनएल। कल हमने देखा कि एक अच्छा सा ट्रेंड तो ठीक ठाक है, कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है और एक बुलिश कैंडल बन रही है। सो आई वुड से दैट 520 के 515 वुड बी बेटर। 515 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है और एक बाउंस हम देख सकते हैं एटलीस्ट अप टू 560 550 टू स्टार्ट विद। सो एक आरबीएनएल है। कल हमने देखा दैट ओएमसीज में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस ये सब सही होल्ड कर रहे हैं। सो मैं आईओसी चूज करूंगी 175 के स्टॉप लॉस के साथ। और पहला टारगेट रहेगा 184। आगे जाके पोजिशनल ट्रेड अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 186 188। ये दो स्टॉक्स फिलहाल मैं चूज कर रही हूँ। तो सी और साथ ही साथ आरबीएनएल, ये दो काउंटर्स हैं जहां पे है वैशाली जी की नज़र पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि खबरों के लिहाज से कौन से काउंटर्स रहेंगे फोकस में, कहां पे आई हैं खबरें। और शरद के पास चलेंगे जो कि तैयार हैं इस पूरी लिस्ट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से हैं स्टॉक्स इन न्यूज़। गुड मॉर्निंग सृष्टि। सबसे पहले गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज हमारे फोकस में रहने वाला है, जैसे कि मन्नपुर फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस भी। अब यहाँ पे आरबीआई के जो गोल्ड लोन को लेकर जो है कई खामियां मिली है और उन्होंने जो स्पेशली जो प्लेज होती है गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी को, उसके लेके जो है उन्होंने, आप कह सकते हैं कि कुछ डायरेक्टिव्स भी निकाले और कुछ खामियां मिली। और ये जो शॉर्ट कमिंग्स है थर्ड पार्टी सोर्सिंग में भी देखने मिला है। ऑफ कोर्स ओवरऑल जो इम्पैक्ट एनालिसिस है यहाँ पे लार्जली जो एनालिस्ट और ब्रोकरेज कह रहे हैं कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, और खास करके आईएफएल फाइनेंस को तो अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी रिसेंटली ही आरबीआई ने ऑडिट भी किया था इनका। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, खास करके रिलायंस और ओएनजीसी, क्योंकि हर 6 महीने पे जो है पेट्रोलियम प्राइसेस जो होते हैं, नेचुरल गैस प्राइसेस, वो फिक्स हो जाते हैं और अब जो है $10 प्रति यूनिट पे जो है ऑलमोस्ट फिक्स हुआ है। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील के जो ब्लास्ट फर्नेस की ऑपरेशन है यूके में, अब वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। और ये बात जो थी कंपनी ने सितंबर में जो पहले ही कहा दिया था कि सितंबर में ये बंद होने वाला है। ये यूके का लार्जेस्ट स्टील प्लांट था। 1 या 2 साल के बाद फिर से कंपनी कैपेक्स कर सकती है यूके में, तो ये जो है इंपॉर्टेंट अपडेट टाटा स्टील के लिए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 3500 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस जो है लगभग 5% डिस्काउंट पे है। पिरामल फार्मा की बात करें तो $80 मिलियन का एक्सपेंशन करने वाले हैं स्टेराइल इंजेक्टेबल्स फैसिलिटी में। और वही अगर कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनको लगभग 1240 करोड़ का जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर आया है, भारत और ओवरसीज़ मार्केट दोनों को मिला के। टाटा पावर की बात करूं तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है। 1 लाख करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा देखने मिला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन रिन्यूएबल सेगमेंट में। और NTPC में भी गवर्नमेंट से 25 गीगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है देखने मिला है। आखिरी स्टॉक ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, कंपनी ने 1 जनवरी से जो है लगभग 9 से लेके 12% तक कीमत जो है बढ़ाने वाले हैं। ये प्राइस हाइक बहुत बड़ा है आंकड़ा, क्योंकि इसकी जो एवरेज प्राइस हाइक्स होगी है वो सिंगल डिजिट पे होती है, लो नंबर्स पे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा प्राइस हाइक लिया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मूव जो है बाकी लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए भी रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एमएनएम के ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आ गए हैं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं वो, जहां पर उम्मीद से अच्छे नंबर्स आए हैं इनके ऑटो डिवीजन में, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि लगभग 80,000 के आसपास ये आंकड़ा आएगा। पर कंपनी ने अगर सितंबर महीने की बात करें तो यहाँ पे 87,839 यूनिट्स जो हैं बेची हैं अपने ऑटोमोटिव सेगमेंट में। याद रखिएगा कि 3 अक्टूबर को जो है जो इनकी महिंद्रा थार रॉक्स है उसके बुकिंग के नंबर्स भी आएंगे, तो उसको लेकर भी एक उत्साह रहेगा। पर जी हाँ, अगर ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो वहाँ पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। हालांकि महीने दर महीने देखेंगे तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, पर थोड़े से उम्मीद से कम रहे हैं। यहाँ पे 43,201 यूनिट्स जो है कंपनी ने बेची हैं और 46,000 के आसपास हम उम्मीद लगा के चल रहे थे। तो ट्रैक्टर डिवीजन के नंबर्स अच्छे कहेंगे, उम्मीद से थोड़े से चूकते हुए नज़र आए हैं, पर ऑटो डिवीजन के नंबर्स काफ़ी तगड़े हैं। तो इस लिहाज से एमएनएम पर नज़र ज़रूर रहेगी और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है। एक बार वैशाली जी आपसे कुछ सेलेक्ट काउंटर्स पे राय ले, तो एमएनएम से ही शुरुआत करिए कि कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे। कहीं ना कहीं 3,000 का लेवल होल्ड करने में अभी तक कामयाब है, पर क्या आपको लगता है कि अभी भी मौके हैं फ्रेश एंट्री के? आई वुड डेफिनेटली अग्री बिकॉज कल भी हमने देखा दैट मार्केट में इतना सारा सेलिंग प्रेशर देख रहे थे इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी, बट कंपैरेटिवली एमएनएम का ट्रेंड सही है और होल्ड भी कर रहा है। सो 3,000 का नियर टर्म सपोर्ट है और इनफैक्ट 2,950 इज अ बेटर रेंज, और प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो है 3,300 3,400। तो मेरा व्यू एमएनएम में पॉजिटिव है। एमएनएम इन स्तरों पर खरीदारी भी कर सकते हैं और ऑटो बिक्री के आंकड़ों के चलते भी आज ये काउंटर फोकस में रहे। पर सेबी की अहम बोर्ड बैठक पर भी थी और ऐसी उम्मीद थी, मतलब ऐसी चर्चाएं थी कि एफएनओ को लेकर कुछ सख्ती होगी, एफपीआईज को लेकर कुछ नए नियम आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ जरूरी बदलाव जरूर हुए। कल इसकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि नए एसेट क्लास को मंजूरी दी जा सकती है। क्या कुछ हुआ है सेबी की बोर्ड बैठक में, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको जरा समझते हैं। हमारे एक्चुअली सहयोगी जुड़ गए हैं अनुराग शाह, उनसे समझ लेते हैं कि फैसले क्या हुए। उसके बाद हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ जाएंगे, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। अनुराग, पहले आप ये बताइए कि क्या कुछ फैसले हुए हैं सेबी की बोर्ड बैठक में। सेबी की बोर्ड बैठक में जो बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था कि एफएनओ से जुड़े हुए नियमों का, उस पर सेबी ने कोई फैसला नहीं लिया गया है और एफएनओ के ऊपर सेबी के द्वारा किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। तो बाजार इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सेबी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। जो सबसे बड़ा फैसला सेबी की बोर्ड बैठक में लिया गया है वो है नई एसेट क्लास को मंजूरी दी गई है। जो नया एसेट क्लास है, जो कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच की एसेट क्लास, जहां पर मिनिमम निवेश, कम से कम निवेश जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू होगा। जो निवेशक ज्यादा रिस्क टेकर से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए नई एसेट क्लास तैयार की गई है, जहां पर डेरिवेटिव्स में भी फंड मैनेजर निवेश कर पाएंगे। लेकिन जो नियम बनाए गए उसमें अनलिस्टेड स्टॉक में निवेश नहीं हो पाएगा, कोई लिवरेज नहीं लिया जा सकेगा और कुल जो एयूएम होगा उसका 25% तक ही डेरिवेटिव में निवेश किया जा सकेगा। तो नया एसेट क्लास को सेबी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आने वाले दिनों में नई एसेट क्लास शुरू हो जाएगी, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से शुरू होगा। इसके अलावा एमएफ लाइट के जो नियम हैं वो भी सेबी के द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं, जिसमें पैसिव फंड्स के लिए अगर जो एएमसी कंपनीज आती है तो उनको तमाम जो प्रक्रिया होती है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा और जो उनके लिए बर्डन भी होगा वो कम होगा और मंजूरियां भी जो है पैसिव फंड लॉन्च करने के लिए जल्दी मिलेगी। तो एमएफ लाइट के जो नियम है सेबी के द्वारा मंजूर किए गए। तीसरी चीज जो है राइट इशू पर सेबी के द्वारा ऐलान किया गया है। अभी जो राइट इशू को शुरुआत से लेकर अंत तक जो एवरेज वक्त लगता है वो 317 दिन का लगता है, लेकिन सेबी ने कहा है कि अब राइट इशू को 23 दिन के अंदर पूरा करना होगा। उसके लिए अगर कंपनी चाहे तो एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा 50 करोड़ तक के जो 50 करोड़ का भी अगर कोई राइट इशू होगा तो वो भी सेबी के दायरे में आएगा, यानी छोटी राशि का राइट इशू भी सेबी के परव्यू में होगा। इसके अलावा T+0 सेटलमेंट में जो अभी 25 स्टॉक ही थे उसे बढ़ाकर सेबी के द्वारा 500 स्टॉक कर दिया। T+0 में अब 500 स्टॉक शामिल होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन
के मुताबिक, और इसमें एक ऑप्शनल ब्लॉक डील की विंडो भी जो है वो सेबी के द्वारा मंजूर की गई है। ऑप्शनल विंडो दी जाएगी T+500 जो स्टॉक्स होंगे वहां पर ब्लॉक डील के लिए। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए जो नियम हैं वो बनने के लिए वो नियम आसान किए गए हैं। और ये जो बड़े फैसले हैं सेबी की बोर्ड बैठक में लिए गए, और सबसे मुख्य जो है FNO से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया हुआ, जिसका बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, T+0 सेटलमेंट में 500 कंपनियां आ जाएंगी, यानी कि सेम डे सेटलमेंट। पहले T+3 था, T+2 हुआ, T+1 हुआ, अब T+0 यानी कि सेम डे। सीधा सीधा मतलब ये है। और अच्छी चीज़ ये है कि नए एसेट क्लास को मंजूरी मिली है और पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए MF लाइट नियमों को मंजूरी मिली है। इसके क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, सुनील सुब्रमण्यम सर। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टेक्नो स्वदेश पर। सर, बताइए कि ये जो न्यू एसेट क्लास है ये किस तरह से काम करेगी, और ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए MF लाइट नियमों को मंजूरी दी गई है, ये कितना क्रूशियल होगा? तो पहली चीज है कि ये न्यू एसेट क्लास के बारे में कि जो लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं वो आजकल क्या रहे, आपने FNO का जिक्र किया ना, तो रिस्क लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत से अनरेगुलेटेड एरियाज में जा रहा है। वेरएस अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, HNI है, तो 50 लाख 1 करोड़ निवेश करने की क्षमता है, तो उसके लिए तो PMS और AIF तो जारी थी। अब ये बीच वाला संकेत, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत रिटेल प्रोडक्ट है और डाइवर्सिफिकेशन कोर चीज होता है, यानी सभी चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क को स्प्रेड करना, और नेचुरली म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। मगर जिनको थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए, उनको 50 लाख PMS में एक ही स्कीम में डालना है, तो समझिए उनके पास 2-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट सरप्लस होगा, तो ये वो 5-6 स्कीम में अपना हिस्से को बांट सकते थे। अब उतने लोग तो बहुत कम है जो 2-3 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। तो नेचुरली अब अगर समझिए कि किसी के पास 20-30 लाख भी हो, तो 3 ऐसे नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अभी इसको नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी ये म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं कहा जाएंगे, PMS नहीं कहा जाएंगे, इनका नाम होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे क्या है कि आम जनता को, जिनके पास 20-30 लाख भी है निवेश करने के लिए, हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में 10 लाख निवेश करके वो थोड़ा और रिस्क उठा सकते हैं, मगर एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर के गाइडेंस के साथ। इसीलिए इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी डेरिवेटिव्स, यानी हेजिंग के लिए तो डेरिवेटिव्स 50% तक कर सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन में है, मगर अब 25% नॉन हेजिंग, यानी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना, नेकेड शॉर्ट करना, ये भी फंड मैनेजर के जरिए करेंगे। तो लोगों की दिलचस्पी भी कि ऐसी एक शॉर्टिंग की जो एडवांटेज होती है, ऐसी चीजों का फायदा उठाने के लिए एक गाइडेंस थ्रू एक्सपर्ट फंड मैनेजर के साथ वो रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक बेबी स्टेप है जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे रिस्क के बारे में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए वो समझ सके। तो नेचुरली इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, और मैं समझता हूँ कि ये न्यू एसेट क्लास बहुत एक हिट होगी, क्योंकि आज युवा जो बढ़ रहे हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मगर अनरेगुलेटेड एडवाइजर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए वो जाके लॉसेस कर रहे हैं अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और F&O में। तो इसके जरिए उनको भी जानकारी आ जाएगी और उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगी, तो ओवरऑल एक मैच्योर इन्वेस्टर क्लास बन जाएगा इससे। सेकेंड चीज, आपने पैसिव फंड्स के लिए जो बिल्कुल, तो रेगुलेशंस का काम ही है, और रेगुलेटर्स टिपिकली सुनील सर ऐसा करेगा ही। और बस मेरे को कल ये पॉइंट था कि F&O में कुछ आ जाता, लेकिन कल मौका और दस्तूर नहीं था एक्चुअली में। आपको पता है, जिस समय सेबी की बैठक हो रही थी, उसके बाहर एक पार्टी विशेष की तरफ से हंगामा हो रहा था। वो तस्वीरें शायद नहीं देखी होंगी, बहुत सारी जो वहाँ पे हुआ। दूसरा पॉइंट, कल एक मैराथन मीटिंग थी। आप बिलीव करेंगे, कल 8:45 बजे तक तो फैसला ही नहीं आया था। सारे जर्नलिस्ट बैठे थे रिपोर्ट फाइल करने के लिए कि भाई सेबी आप कुछ तो बताओ। नो PC, नथिंग, कुछ नहीं। मैं तो रात को 9-9:15 बजे सोया हूँ, लेकिन तब तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मार्केट के अंदर कि सेबी की इस बोर्ड बैठक से क्या हुआ। फिर रात को 10 बजे तक बेचारे जर्नलिस्ट जागे, तब जाके मामला हुआ।
मैं आपसे थोड़ा थोड़ा मार्केट के बारे में भी आइडिया लूँगा, क्योंकि सेबी को जो एक्चुअली में कहना था, मेरे को लग रहा है कल मौका दस्तूर दोनों नहीं था, इसलिए एफ&ओ पे बात नहीं हो पाई। भविष्य में ज़रूर होगी, इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है पिरामल फार्मा। एक्चुअली में पिरामल की दो बड़ी कंपनीज है, वैशाली, पिरामल एंटरप्राइजेस, पिरामल फार्मा। दोनों की कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। पिरामल फार्मा पे खबर भी आई है कि वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं $80 मिलियन का केंटकी के अंदर। तो आप मेरे को ज़रा बताइए, इन दोनों में से ज़्यादा ठीक कौन सा है? पिरामल फार्मा, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, पिरामल फार्मा कि पिरामल एंटरप्राइजेस? पहले पिरामल फार्मा हम देख रहे हैं। आई थिंक ट्रेंड काफी इंटैक्ट है एंड कल भी जो हम देख रहे थे, एक नया राउंड शुरू लग रहा है दैट इट्स स्टार्टिंग। सो 210 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट आ सकता है वो है 245। तो ये स्टॉक में जरूर स्ट्रेंथ दिख रही है। आरएसआई भी हम देख रहे हैं, तो इसमें भी एक रिन्यूड अपवर्ड मूव दिख रहा है। सो पिरामल फार्मा इज लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव, खरीदारी का मौका है। और पिरामल एंटरप्राइज इनफैक्ट इसमें भी एक सिमिलर ही पैटर्न बन रही है, बट आई वुड से ये ग्रेजुअली एक अपवर्ड मूव दिख रहा है। सो आई वुड से 1070 का सपोर्ट लेके जिनके पास हो तो होल्ड कर सकते हैं। लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1150। ओके, ठीक है, डन। तो पिरामल फार्मा, पिरामल एंटरप्राइजेस, दोनों पे पोजीशनिंग क्या क्या है, ये स्टैंपिंग के जरिए भी आपको पता लग रही है। लेवल्स तो मैम आपको बता ही रही हैं। मेटल स्टॉक्स में से वैशाली, अभी किसी शेयर के साथ आगे बढ़ना तो किसके साथ बढ़ें? दो हिस्से हैं माइंड में। पहला हिस्सा ये कहता है कि काफ़ी चल चुका है, दूसरा हिस्सा माइंड का ये कहता है कि नहीं अभी तो और चलेगा, क्योंकि ये तो मैक्रो इवेंट है, सर्कल चेंज हुआ है, डेरिवेटिव्स की डाटा काफ़ी अच्छा है। तो किसके साथ हमको आगे बढ़ना है? एक या दो शेयर का नाम बता दो आप। जरूर। सो पहले बात करते हैं हिंडाल्को और नैल्को। प्रीटी मच टेक्निकल टारगेट आ चुके हैं, तो मैं नया अभी रेकमेंड नहीं करूंगी। बट टाटा स्टील पे ध्यान दिया जा सकता है। टाटा स्टील एक बार 170 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 180। सो टाटा स्टील इज अ कंडीशनल बाय। दूसरा है जो एनएमडीसी, काफी अच्छे से स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें, तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा एनएमडीसी पे। खरीदारी का मौका अभी भी है और डिक्लाइन में भी ले सकते हैं। 230 का सपोर्ट है, सो 235 तक भी मिले दोबारा तो फिर ले सकते हैं, और इसमें 270 280 के टारगेट्स देख सकते हैं। वैशाली, दोनों के टारगेट्स हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन दोनों का स्टॉप लॉस आप बता दो। इसका तो 280 है, ठीक है, और आप बता रहे हैं टाटा स्टील भी चलेगा। दोनों का एसएल दे दो आप बस। एनएमडीसी का मैं 230 का स्टॉप लॉस दे रही हूँ और टाटा स्टील का मैं 163। ठीक है, 163 का एक स्टॉप लॉस है और 180 रुपये तक का टारगेट आप टाटा स्टील पे भी ला सकते हो। या आप छांट के शेयर पकड़ो मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि बाजार में टूटा है तो बाजार, जैसे मैंने आपको कल एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बताया, कल बहुत सारे शेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक और चीज़ मेरे को विशाली आपसे पता करनी है, बैंकिंग स्टॉक्स में से प्राइवेट बैंक्स की सूची खोलना। सिर्फ 5 बैंकों के नाम बोलता हूँ, HDFC, कोटक, इंडसन, एक्सिस, ICICI। इनमें से कोई बैंक इस समय ऐसा आ चुका है जो अपने मेजर सपोर्ट पे है? मेरे को बैंक निफ्टी नहीं खरीदना, मैं सीधा बैंक भी खरीद सकता हूँ जाके। तो आप मेरे को बताइए कौन सा है वो काउंटर। एक शेयर का नाम बताना है आपके पास, चॉइस एक ही है। एक्सिस बैंक एक अच्छे से सपोर्ट पे है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। प्रीवियस जो प्रोमिनेंट कैंडल बनी है वो है 1231 और हमने वही देखा है, तो आई थिंक एक्सिस बैंक में एक बाउंस अच्छे से आना चाहिए। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट मेरे को वापस से बताओ एक्सिस बैंक का मैम। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार ये स्टॉक 1280 को क्रॉस करता है तो 1320 का नेक्स्ट टारगेट। तो जाने के लिए इसको 50 रुपये चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पहला टारगेट आप 1280 रखो, फिर बाद में 1320 रखो और 1200 का एक स्टॉप लॉस रखो। थोड़ी पोजिशनली कैरी करना। 32 रुपये नीचे का मैम ने एसएल दिया आपको, और इसके अंदर जो टारगेट है आपका पहला 1280 का है और फिर 1320 का है। 1200 का स्टॉप लॉस लगाओ, लिखते जाओ सब कुछ जो मैं बोलता जा रहा हूँ। 1200 का स्टॉप लॉस, 1320 अल्टीमेट टारगेट, इसके बीच में एक पड़ाव और आएगा जिसको 1280 भी कहते हैं। सब याद रखना आप नंबर्स। नरेश मिरानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सर? रहेगा कोटक बैंक पर, जहाँ पे एक अच्छा डिप आया लास्ट 2 दिन में।
एक्सपेक्टेशन है फिर से ये जो रेजिस्टेंस है 1970 2000 का वहां जाना चाहिए, स्टॉप लॉस होगा 1800। दूसरा बाय रहेगा आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है पूरे ऑयल रिफाइनर्स में, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, और देखे तो ब्रेंट क्रूड भी जब तक 75 के नीचे वो भी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। 182 टू 184 एक मेजर रेजिस्टेंस रहा है आईओसी के लिए। स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक मेजर ब्रेकआउट हो सकता है, तो बाय रहेगा करंट लेवल्स पे और डिप्स पर। स्टॉप लॉस होगा 173, टारगेट होगा 200। 200 है, 173 का एक एसएल है आईओसी में। सर एक बार जरा कोटक बैंक जो भी आप बता रहे थे उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी देना है, इसकी स्टैंपिंग कर देते हैं हम। 173 का स्टॉप लॉस है, 200 का टारगेट है, आईओसी के अंदर पोजीशन लिया जा सकता है। सर कोटक के बारे में और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 1800 और टारगेट होगा 2000 का। टारगेट होगा 2000 का। मैं एग्जैक्टली आपके आने से पहले ना यही विशाली से भी पूछ रहा था कि एक प्राइवेट बैंक ज़रूर बताओ, तो उसमें उन्होंने एक्सिस बैंक के बारे में जिक्र किया। तो 1280 1320 तक का टारगेट बनता है, 1200 का स्टॉप लॉस है, उसको वापस से दिखा सकते हो, और कोटक बैंक पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। देखो ये 2-4 बैंक ही सामने आएंगे बैंक निफ्टी को बचाने के लिए, कहने से बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। तो बैंक निफ्टी में 2-4 शेयरों का आपको पक्की पोजीशनिंग चेक करनी है। अब आपके पास चॉइस है, या तो इनका कंबाइंड एफर्ट्स देख लो बैंक निफ्टी में, या तो सीधा सीधा एक एक करके आप स्टॉक्स पकड़ते जाओ, देखते जाओ। नरेश सर एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और आपसे पता करना है, ये आईटी कंपनीज में से कोई है जो वापस पुल बैक में आ सकता है? कोई भी आईटी कंपनी का एक शेयर जो आपको वापस पुल बैक में आता हो, दिखता हो? मेरा टॉप बेट वही रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे स्ट्रक्चरल से चार्ट काफी अच्छा है, यहाँ पे हर डिप पे बाई रहेगा। अगर यहाँ पे डिप मिलती है 1750 1770 तक तो ये बाई रहेगा। ओवरऑल 1830 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट है, स्टॉक ने ज्यादा करेक्ट नहीं किया है, बट स्ट्रेंथ यहीं पे लग रही है, तो मैं मोमेंटम पे के साथ रहूंगा और HCL टेक प्रेफर करूंगा। एक ना सुस्त पड़ा हुआ शेयर है, कल उसकी क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे हुई है सर। उस शेयर का नाम था टाटा केमिकल्स। पिछले 3 महीने के अंदर बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन टाटा केमिकल्स वही 1050 से 1150 के बीच में फंसा हुआ है। सर कल 1100 पे आया लॉन्ग बिल्डअप के साथ। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन, और चलेगा ये? यहाँ पे मैं प्राइस कंफर्मेशन के लिए रुका हूँ काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 साल होने हैं, जब स्टॉक बहुत ही टाइट रेंज में है। जब भी 1120 1130 के पास आया है, ऐसा लगता है ब्रेकआउट होगा और फिर से वो फ्लॉप होके 950,000 आ जाता है। तो लास्ट 3-4 दिन में अच्छी तेजी रही है, बट वेट करूंगा 1100 1120 सस्टेन करने का। कल भी फॉलोअप मोमेंटम ग्रेट नहीं है, बस ये देखने की बात है कि लास्ट 2 दिन वॉल्यूम अच्छे थे, तो वेट करूंगा 1120 सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो अब एक बार आप होल्ड करेंगे इसके अंदर, एक बार 11-20 पार होगा तो फिर और चलेगा। देखिए ध्यान रखना, ये शेयर जो जितना सुस्त आएगा बाद में उतना तेज़ हो सकता है, बट इसकी सुस्ती ख़त्म तो हो, अभी तो वही ख़त्म नहीं हो रही है। एक और शेयर है सर IGL, कल उसका ओपन इंटरेस्ट अच्छा था, एक बार फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना, लेकिन प्राइस एक्शन उतना नहीं जुड़ पाया बिकॉज ऑफ मार्केट। ये क्या कंटिन्यूटी हो सकता है सर? IGL की कल की क्लोजिंग अच्छी है बट प्राइस एक्शन उतना नहीं था जितना ओपन इंटरेस्ट अच्छा लग रहा था देखने में। IGL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे लास्ट 5 साल से बड़ा प्रॉब्लम रहा है। प्री कोविड भी स्टॉक ने अराउंड 500-530 का टॉप बनाया था, फिर 2021 में से 600 का टॉप है, बट काफी टाइम 500-530 पे ही रेजिस्ट किया, 500-550 पे रेजिस्ट किया था। और अगर हम लास्ट 3 महीने भी देख ले तो 565 एक रेजिस्टेंस है, 515 लोअर बैंड है, ये 50 पॉइंट के रेंज में काफी टाइम से टिका हुआ है। फॉर्मेशन पॉजिटिव है, 565 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ये फिर से 600-620 तक तो मिनिमम जा सकता है, तो रडार में है। और अगर प्रीएम्प्टिवली बाई करना है तो भी ये भाव पे 550 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। 600-620 के टारगेट आ सकते हैं IGL के शेयर में। नूरेश जी से फटाफट हमने कई सारे शेयरों के बारे में जानकारी ली। नूरेश जी कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? इन स्टॉक्स में तो मेरा से पोजीशन नहीं है, बट जनरली होता है। थैंक यू सो मच सर, आज अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ है, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं, बताइए आज आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी और क्या आपको लगता है कि आज रिकवरी वाला प्ले होगा बाजार में? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। देखिए बाजार में पिछले दो दिनों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है और उसके चलते थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और इंट्राडे स्ट्रक्चर बाजार का बिगड़ा है। आप देखोगे बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी हो रही थी,
26,277 के हाई बनाए, बट पिछले 2 दिनों में 500 पॉइंट गिरावट होके निफ्टी कहने के 25,800 के आसपास फिसला। तो हो सकता है थोड़ा सा करेक्टिव मूव बन जाए, क्योंकि जब तक अब 26,000 पार नहीं करेगा, ऊपर में थोड़े बहुत झटके आते रहेंगे और मेजर सपोर्ट है वो 25,650 के आसपास उभर के नजर आएगा। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा एक तो टाइटन पे। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं गोल्ड में पॉजिटिविटी है और फेस्टिव सीजन के चलते गोल्ड यहाँ पे लगातार परफॉर्म कर रहा है और टाइटन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है और इनफैक्ट दूसरे जेम्स एंड ज्वेलरी नेम भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टाइटन के प्राइस सेटअप की बात करें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। रोलओवर्स के डेटा भी काफी पॉजिटिव थे। स्टॉक अपने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ स्मॉलर मूविंग एवरेजेस को भी होल्ड कर रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिश स्टेंस कंटिन्यू है। तो टाइटन पे खरीदारी की सलाह होगी। 3,740 का सपोर्ट है, ऊपर में टाइटन 4,000 के आंकड़ों को छूता हुआ नजर आएगा। दूसरा काउंटर रहेगा आईजीएल। आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस में मल्टीपल डेज का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आने के लिए काउंटर सेट हो रहा है। 550-560 एक मल्टीपल बैरियर है और पिछले लगभग 60-62 दिनों से स्टॉक यहाँ पे आता है और मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। बट अब जिस हिसाब से बाजार की वीकनेस के बावजूद भी इस लेवल पे होल्ड हुआ है, लॉन्ग के बिल्टअप है, रोल ओवर एक्टिविटी पॉजिटिव है, पुट राइटिंग के स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट में मैकेनिकल इंडिकेटर भी बुलिश क्रॉसओवर बना के होल्ड किए हुए, लग रहा है मूवमेंट बनना चाहिए। तो इसके लिए आईजीएल पे खरीदारी की सलाह होगी। 547 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में स्टॉक कहीं ना कहीं 575-580 तक के टारगेट के लिए जा सकता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों शेयर जो चंदन जी ने बताया ना, ये बाजार में जो 2 दिन की मुनाफा वसूली हो रही थी, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और स्थिरता दिखाई, दोनों के दोनों हमने इन दोनों शेयरों में देखा है। टाइटन के लिए टारगेट आपका बनेगा 4,000 रुपए का, 3,740 रुपए का स्टॉप लॉस। और थोड़ी देर पहले अभी आईजीएल को लेकर हम नरेश से भी व्यू ले रहे थे, उनका था टारगेट 600-620 का, 580 का टारगेट है चंदन जी का आईजीएल के शेयर के लिए। एक और शेयर के बारे में जानेंगे जो कि ऑयल एंड गैस स्पेस से ही है, लेकिन उसके पहले काम करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं आज की जो अहम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उन्हें लेकर। वरुण बताइए, आज नजर कहां पर रहेगी? डेफिनेटली अभिषेक, तो मैं शुरुआत करूंगा आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ, क्योंकि अगर 28% के यहाँ से कमाई करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर कहता है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस में आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 600 रुपये के प्राइस टारगेट दिए है। कल के क्लोजिंग से ही 28% ऊपर है। अब इनका कहना है कि डाइवर्सिफाइड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो एक अच्छी बात है और साथ ही साथ आगे चल के काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने मिल सकती है। AUM और पैट में 20 से 21% के आसपास की ग्रोथ आपको FY 24 से 27 के बीच में देखने मिल सकती है। हालांकि एक ही दिक्कत की बात है कि अगर PE इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो वो एक ओवरहैंग रहेगा स्टॉक के ऊपर। अदरवाइज फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी है। केम्स टेक्नोलॉजी, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल है, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है इन्होंने, 3845 से बढ़ा के 6652 का अब ये प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि कोर बिजनेस जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और काफ़ी सारे टेलविंड्स जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, खासकर कस्टमर एक्विजिशन भी काफ़ी कंपनी का बेहतर है। EPS CAGR यहाँ पे FY 24 से 27 तक करीब 53% के आसपास रह सकता है। अर्निंग रिविजन आपको देखने मिलेगा, खासकर ऑर्डर बुक जो है वो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। इसके चलते PB फिनटेक, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 1800 रुपये का प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि जो कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि PB फिनटेक जो है केवल एक इन्वेस्टर रहने वाला है हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वो कंपनी के ऊपर से एक ओवरहैंग हटाता है और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये इनकी एक प्रेफर्ड पिक है। इंडियन ऑटोज़ पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, बेसिकली वोक्सवैगन ने जो अपनी प्रॉफिट वार्निंग दी है उस पे ऊपर इनकी रिपोर्ट है। इनका कहना है कि JLR, टाटा मोटर्स, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी Q2 वीक रहेगा, सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से ये गाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि राइजिंग डिस्काउंट्स और जो अर्ली इंडिकेटर्स है डिमांड के वो थोड़े वीकनेस दिखा रहे हैं, ये हमने इसके पहले भी सुना है। इसके अलावा अभी भी इक्वल वेट का कॉल है और संवर्धन मदरसन में इनका कहना है कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन कट्स जो हुए हैं वो इस कंपनी के लिए हेडविंड है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है थोड़ा ईज हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। OEMs के अगर मुकाबले इस कंपनी को देखेंगे तो मार्जिन साइकिल जो है अभी तक पूरा हाई पे नहीं पहुंचा है और अभी भी यहाँ पे ओवरवेट का कॉल इनका बरकरार है। RBI ने जो गोल्ड लोन कंपनीज के ऊपर नकेल कसी है या फिर जो टिप्पणी की है उसके ऊपर मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज की रिपोर्ट है। अब मॉर्गन स्टैनली कहता है कि इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड लोन कंपनीज पे थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, गोल्ड लोन्स पे शायद आपको एक स्लो डाउन देखने मिल सकता है, लेकिन मुथूट और मन्नापुरम क्योंकि RBI लगातार इनके चेक्स एंड बैलेंसेस करता रहता है तो ये बेटर पोजीशन है और नो डाउट थोड़ा बहुत रिस्क है और उसका ओवरहैंग आपको थोड़ा बहुत स्टॉक पे देखने मिलेगा,
लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये साइट नहीं कर रहे हैं। इनको मन्नपुरम अभी भी पसंद है क्योंकि सेफ्टी मार्जिन वहाँ पे ज़्यादा है। और ऐसे ही जेफरीज का कहना है कि मुथूट मन्नपुरम को अगर आप देखेंगे तो आरबीआई लगातार इनके चेक्स एंड बैलेंसेस करता रहता है, तो ज़्यादा गैप्स की उम्मीद नहीं है। और आईएफएल फाइनेंस ये भी एक गोल्ड लोन में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, इनका कहना है, क्योंकि हाल ही में आईएफएल फाइनेंस पे इम्पैक्ट हुआ था, तो वहाँ पे भी वो अपने मेजर्स ऑलरेडी ले रहे हैं, तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। नो डाउट ओवरहैंग शायद आपको इस खबर का इन सारे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे देखने मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो तमाम ये रिपोर्ट्स हैं और हमने देखा कि अब जैसे जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो आपको ये जो ईएमएस वाली कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली, उन पर आपको रिपोर्ट्स देखने को ज़रूर मिलेगी। एक व्यू आपसे ज़रा पीबी फिनटेक पर चंदन जी चाहेंगे। कल हमने देखा कि शुरुआत ऐसी हुई, लगा कि शायद संभल जाएगा, हालांकि बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ। कल 2% के आसपास से गिरावट रही, 1600 के आसपास सपोर्ट लेकर पीबी फिनटेक कारोबार कर रहा है। लेकिन 1925 के भाव से लगातार हमने इसमें प्रेशर बनते हुए देखा है और हेल्थ केयर कारोबार में एंट्री की जो खबर आई उसने सेंटिमेंट को थोड़ा सा और वीक किया। आपको भी लगता है कि पीवी फिनटेक अपने सपोर्ट्स के आसपास आके खड़ा है? 1800 रुपए के टारगेट तो ये दे रहे हैं जेफरीज, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या तेजी कर लेना चाहिए इस लेवल से? चंदन जी। बिल्कुल, देखिए आप पीबी फिनटेक की बात कर रहे हो, और पीबी फिनटेक की हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सिलेक्टिव जो ई कॉमर्स बिजनेस है वहां पे रुझान देखने को मिला है। और स्पेशली पीबी फिनटेक की बात करें तो लास्ट वीक एक बड़ा करेक्टिव मूव देखने को मिला था। रिसेंट हम प्राइस सेटअप की बात करें तो 1966 के हाई से 1545 तक करेक्टिव मूव आया और पिछले लगभग 4 दिनों से ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। इंडेक्स 2 दिन से गिरा उठा, बट ये स्टॉक में ऑलरेडी 5-6 दिनों से वीकनेस बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और करेक्टिव मूव आने दीजिए। 1550 1500 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वहां पे हमें वापस रिव्यू करना चाहिए कि इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए हम बाउंस के लिए प्ले करें या नहीं करें। जी ये बताइए कि ऑटो में अगर कोई शेयर अगर हमें कॉन्ट्रा बेट के हिसाब से लेना हो, कल की भारी गिरावट के बाद हीरो मोटो तो खैर 4% टूट गया, निफ्टी का टॉप लूजर भी था, आपको कौन सा शेयर सही लग रहा है जहां पर आपको लगता है कि नहीं गिरावट हो गई है, आप बाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल देखिए, आप मार्केट में स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम वो वापस वर्क करेगा और ऑटो सेक्टर कंपैरेटिवली ओके है। जरूर यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 2% का डिक्लाइन हुआ था, बट उसके बावजूद भी आप देखोगे कि वाईटीडी बेसिस पे हम 45% गेन के साथ बने हुए हैं। निफ्टी ऑटो मंथली चार्ट पे लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है, तो मैं सिलेक्टिव ऑटो नेम पे जाऊंगा। और ऑटो में यदि आप कंपैरेटिवली देखोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बजाज ऑटो को पिक करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर इंटेक्ट है। हीरो मोटो में जरूर यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर बन के एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम निगेटिव हुए हैं, बट बजाज ऑटो में वीकली स्ट्रक्चर अभी भी वीक नहीं हुआ है। तो बजाज ऑटो मेरे हिसाब से एक कैंडिडेट हो सकते हैं जहां पे डिक्लाइन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 150-200 रुपए और गिरता है तब यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। उस कंडीशन में 11,850 मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 12,750 से लेके 13,000 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा यूजुअली इंडियन मार्केट में फेस्टिविटी के टाइम कंजम्पशन ऑटो का बढ़ता है, तो आई थिंक यदि मार्केट हल्का सा भी सुधरा तो मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर्स में वापस एक बढ़त देखने को मिलेगी। और उस लिहाज से यदि आप एग्री और ट्रैक्टर्स की बात करें तो मैं एस्कॉर्ट्स पे फोकस करना चाहूंगा। एस्कॉर्ट्स को हल्का सा डिप आता है या फिर 4,100 4,050 बेस्ट बाय बनेगा, ऊपर में वापस 4400-4500 तक के टारगेट के लिए। तो बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट कुबोटा ये दो नाम हो सकते हैं जो इस डिक्लाइन में हम बाय ऑन डिप या फिर बार्गेन बाय के हिसाब से खरीद सकते हैं विद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टू पॉजिटिव व्यू। ठीक है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा होगा और बजाज ऑटो पिछले महीने की बात करें तो करीब 11% का हमने उछाल देखा। कल जाकर स्ट्रक्चर थोड़ा हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आई, स्ट्रक्चर तो वीक नहीं हुआ, तो आपके लिए यहां पर मौके बनेंगे। हीरो मोटो अब छोड़ दीजिए, 6 सत्र की लगातार एक तरफा एक गिरावट हम देख चुके हैं शेयर में। वैशाली जी, ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग हो रही है, उसमें एक जो शेयर है गेल का 210 रुपए के आसपास से अब चलते चलते 240 के आसपास के गेल के भाव हो गए हैं, लगातार मोमेंटम में है। गेल को क्या फ्रेश लॉन्ग इसको कर सकते हैं गेल में? डेफिनेटली थिंक सो। एक बार 246 लेवल्स को के लिए तो हम देख सकते हैं, बिकॉज 246 लेवल एक प्रीवियस हाई था और वहां को जिस तरह से वॉल्यूम भी पिकअप आ रहा है, आई थिंक इसमें क्वाइट लाइकली ब्रेकआउट भी आ सकता है।
So 246 लेवल इज द लेवल टू वॉच फॉर। अगर इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो आई थिंक 255 260 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। कल जो कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं उसमें से एक एयू बैंक भी है। जब आज हम बैंकिंग की चर्चा कर रहे हैं तो बड़े बैंक्स तो आपने देख ही लिए, जिसमें कोटक का नाम आया, जिसमें एक्सिस का नाम आया। एक छोटा बैंक है एयू बैंक। एक बार वैशाली जरा इस पे भी आपकी रिकमेंडेशन, ये पार्टिसिपेट करेगा क्या आज? डेफिनेटली थिंक सो। कल तो एक बड़ी कैंडल बनी है, मे भी थोड़ा साइडवेज एक इनसाइड कैंडल बन सकती है आज, बट ओवरऑल मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव बन रहा है बिकॉज हम टेक्निकली भी देख रहे हैं तो एक स्ट्रेंथ ही है और काफी यूफोरिक मूव आ सकता है इधर। और 720 का सपोर्ट है और हम देख सकते हैं 760 780 के टारगेट्स यहाँ से आ सकते हैं। 760 का टारगेट है, 720 का सपोर्ट एरिया है, तो बाय बकायदा किया जा सकता है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे है, स्टैंपिंग जरा करती है, लिखतम और वक्तम काम पूरा हो जाए। इसके अलावा एक और सेगमेंट है, सेगमेंट है बोलूँ मैं, सेक्टर बोलूँ, जैसे भी बोलूँ, वो भी काफ़ी अच्छा चला। वो रोल ओवर के नंबर के बाद चला, बाद में पोजीशनिंग के अंदर मार्केट की जो हो रही थी उसके अंदर भी अच्छा चला। उस सेगमेंट का नाम है सीमेंट। कल भी अगर आप चेक करेंगे तो डालमिया भारत, इसके अलावा एसीसी और सीमेंट में कुछ एक अंबुजा वगैरह अभी भी अच्छी पोजीशनिंग बनती हुई दिखी है। चंदन सर, एक बार जरा आपका रिकमेंडेशन, आप भी उसी कैंप में थे ना जो कह रहे थे कि सीमेंट चलेगा, अल्ट्रा या अंबुजा में से एक शेयर आपने दिया भी था और बाद में वो चला भी। जरा आपकी रिकमेंडेशन सीमेंट कंपनीज पर। बिल्कुल, देखिए सीमेंट में एसईसी पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और आप देखोगे सीमेंट यूजुअली मार्केट के साथ में मूवमेंट रहता है और गिरते टाइम डिक्लाइन कम रहता है क्योंकि लो बीटा भी रिसेंट प्राइस सेटअप में देखने को मिला है। तो एसईसी पे यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगी। अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 15 दिनों से 2420 2427 पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है, तो एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है और हल्का सा फॉलोअप आते यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बनेगा। उसके अलावा यदि आप एसईसी का डेली चार्ट देखोगे तो आपको टेक्निकल प्राइस पैटर्न में कप एंड हैंडल का पैटर्न बनेगा, यानी एक राउंडिंग फॉर्मेशन, उसके बाद में एक छोटा सा और राउंडिंग, टेक्निकली उसको कप एंड हैंडल बोलते हैं, और एक बुलिश इंप्लीकेशन होता है। तो इसका हल्का सा फॉलोअप बना तो 3 से 5% के स्विंग बन सकते हैं। तो इन सब तथ्यों के साथ में एक पॉजिटिव बायस रहेगा। 2440 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 2650 के टारगेट के लिए। ठीक है, 2650 तक के टारगेट है, बकायदा स्टैंपिंग के साथ आपको लेवल्स भी अच्छे से दिख जाएंगे, आप नोटिस भी कर लीजिएगा। आदित्य अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। 2 बाई कॉल के साथ जाना चाहूंगा। मेटल काउंटर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो जिंदल स्टील मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी तक भी, बट मुझे लग रहा है रेडी है ब्रेकआउट करने के लिए। स्टॉक कल अच्छा मूव था स्टॉक में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट हमको लगाना है 1120 का और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1000 रुपीज का। तो 1120 के टारगेट और 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस। दूसरा है दीपक नाइट्राइट। स्टॉक में एक गिरावट देखी थी, उसके बाद फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छा मूव हुआ था डबल बॉटम बना के स्टॉक में, और कल के सेशन में भी एक अच्छा मूव देखने मिला था हमें। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट के कगार पे है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। 3200 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है आपको और 2750 का स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। तो दीपक नाइट्रेट कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि डेरिवेटिव पोजीशंस के अंदर भी काफ़ी अच्छे से बन रही है और आज आपने इसका टारगेट भी दे दिया। आदित्य, 1-2 शेयर जरा आपसे और पता कर लेते हैं जरा स्पीड से। ये आप जरा पेज इंडस्ट्रीज का डाटा चेक करेंगे, थोड़ा शेयर बड़ा है, मैं वॉल्यूम कम करके ही ट्रेड करूंगा इसमें। 43,000 का शेयर है। पेज इंडस्ट्रीज के अंदर कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, कल के सेशन पे बहुत एक अच्छा मूव हुआ था और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। स्टॉक पे नीचे के तरफ 42,000 से लेके 42,200 के अच्छे सपोर्ट्स है। अगर उसका स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड ले तो एक 44,500 का पहला टारगेट आता है इसमें। अगर 44,500 क्रॉस करता है तो 46,000 के टारगेट्स भी यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे। बहुत अच्छा सेटअप है। एक छोटे फॉल के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव वापस देखने मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि RSI 50 के नीचे नहीं गया, तो ये बताता है कि स्टॉक में अभी भी अपवर्ड मोमेंटम जारी है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर कोई 3 महीने के लिए होल्ड करे तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू हाइज भी देखने मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। कुछ और शेयर्स भी मैं आपसे पता करता हूँ अभी, लेकिन इस बीच मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, जरा उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। पहले मैं आपको तेजस हमारे साथ जुड़ रहे हैं JM फाइनेंशियल से। बहुत शुक्रिया तेजस आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही चेन्नई के शेयर हमारे
विवेक कारवा, वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो तेजस और विवेक जी को एक बार स्क्रीन पे दिखाइए और उन दोनों का ही स्वागत कर लेते हैं। आदित्य वापस आपके पास लौट आता हूँ मैं। हीरो मोटोकॉर्प कल बढ़िया ऐसे टूटा है, मेरे पास चॉइस है, मैं हीरो मोटोकॉर्प लूँ या टीवीएस मोटर्स लूँ, दोनों में से कुछ एक वापस प्लस करूँगा, बताइए किसको करना है। हीरो मोटोकॉर्प बेटर लग रहा है यहाँ पे, अगर लॉन्ग करना है तो करंट लेवल्स पे एक गिरावट हमने पहले से देखी है स्टॉक में। 5600 से 5550 का अच्छा सपोर्ट है स्टॉक पे, तो मैं थोड़ा और वेट करना चाहूंगा डिम्पी जी। एक अगर फॉलो थ्रू आज भी थोड़ा वीकनेस दिखता है स्टॉक में, तो अराउंड 5550 का स्टॉप लॉस लगा के फिर मैं एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहूंगा। ऊपर में 6000 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। अगर कुछ ऑटो सेक्टर में देखना ही है तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड है जो बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे आ रहा है, तो उसमें एक नजर रखनी चाहिए। 230 का 225 का अच्छा सपोर्ट्स है, यहाँ से मुझे लग रहा है अगर खरीदारी बनती है उस पे तो फिर 250 से 255 के टारगेट्स यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, बजाज ऑटो के ना नंबर्स आ गए, आप जरा नोट कर लीजिएगा। बाजार खुलने से पहले एक बार ना बजाज ऑटो पे भी टेक ले लेंगे, लेकिन जब तक आप नंबर्स नोटिस कर लो। और तेजस जल्दी से अपने शेयर्स बता दो, आज के आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल है डॉक्टर रेड्डी लिमिटेड। बाजार में अच्छी खासी गिरावट आ रही है तो हम डिफेंसिव स्टॉक्स प्रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी का जो शेयर है पिछले काफी दिनों से अगर देखेंगे तो अपनी 20 डे एक्सपोनेंशियल और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। अच्छा खासा उसने बेस बना दिया है रिसेंटली। तो डॉक्टर रेड्डी में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 6580 के नीचे। इसमें आपका पहला लक्ष्य रहेगा 7000 के करीबन और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7100 के करीबन। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो आईटी सेक्टर से है। आईटी एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा ट्रैक्शन भी है। इसमें आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा विद आईटी सेक्टर। और विप्रो का जो चार्ट सेटअप है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अभी काफी दिन से एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और 20 दिन की मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है। स्टॉक बाउंस कर रहा है। पिछले 1-2 दिनों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है हमने स्टॉक में, लेकिन जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। तो विप्रो में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 520 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 560 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 575 का। ठीक है, 2 शेयर आपने नोटिस करवा दी सर, एक तो विप्रो है, दूसरा डॉक्टर रेड्डीज। डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों शेयर्स का कॉम्बो आपकी तरफ से है। स्टॉप लॉस टारगेट के स्टैंप आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं। फटाफट से आपको 9 शेयर यानी कि नवरत्न शेयर आज के आपके बता देंगे जो आज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर बजाज ऑटो के बारे में भी एक टेक लेंगे, नंबर्स आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए आज के नवरत्न शेयर। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज फोकस में रहेंगे जैसे कि मन्नपुरम, मुथूट और आईएफएल फाइनेंस। यहाँ पे जो है आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि कुछ इरेगुलर प्रैक्टिसेस देखने मिल रहे हैं, कुछ खामियां मिल रही हैं जहाँ पे प्लेज हो रहे हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी। अब इसके कारण जो है थर्ड पार्टी सोर्सिंग पे भी जो है कुछ सवाल उठे हैं। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज़ की। हालांकि जो पुराने लेंडर्स हैं या जिनका हाल ही में ऑडिट हुआ है जैसे कि आईएफएल फाइनेंस या मन्नपुरम फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस, तो इन पे इम्पैक्ट जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्लास्ट फर्नेस की जो ऑपरेशंस है पोर्ट तालबोट में उसको बंद कर दिए गए हैं और इन्होंने पहले ही ये कर दिया था अनाउंसमेंट कि सितंबर में ये क्लोजर आने वाला है। और इसके अलावा 2027-28 में जो है ये पोर्ट फिर से खुल सकता है स्टील मेकिंग साइट, इसमें लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ा रहेगा 1.25 बिलियन पाउंड्स का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 3500 करोड़ का QIP इशू खुल चुका है, इंडिकेटिव प्राइस 5% डिस्काउंट पे। वही कोटक महिंद्रा बैंक पे भी आज आप नज़र रखिएगा। ET की रिपोर्ट आई और पहली बार अशोक वासवानी जी जो MD CEO बने हैं नए कोटक बैंक के, उन्होंने बयान दिया है कि बैंक जो है तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनेगा प्रॉफिट वाइज और ROE वाइज 2030 से। तो यहाँ पे करेंटली 4th लार्जेस्ट प्लेयर है, तो इस पे भी नज़र रहिएगा। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स 1240 करोड़ का इनको ऑर्डर आया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, भारत और ओवरसीज़ मार्केट दोनों को लेके। और टाटा पावर की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर से ज़्यादा जो उन्होंने करार किया है राजस्थान गवर्नमेंट से, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल्स तीनों पे ही बात होगी। 7वां स्टॉक ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, यहाँ पे बात करें तो 1
जनवरी 2025 से जो है कीमतें 9 से 12% जो है बढ़ने वाले हैं। ये सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक है और बाकी लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स को भी आज अब ज़रूर ट्रैक करिएगा। आज सुबह IREDA का Q2 अपडेट भी जो है हमने अपडेट किया है। लोन सैक्शंस 300% बढ़ गए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और डिस्बर्समेंट्स की बात करें तो 56% का ग्रोथ आया है। 8 स्टॉक्स के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस 600 रुपीज़ पर शेयर का है और उन्होंने कहा है कि कंपनी के एक डुअल अंडरराइटिंग मॉडल है और देश का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इस स्टॉक पे जो है ऑफ कोर्स आप नज़र रखिएगा और यही हमारे 9 के नवरत्न हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 शेयर, इन पर आप नज़र ज़रूर रख के चलेगा। लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी। हो सकता है कि आज शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर हो, लेकिन हम दोनों शुरू की लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। मुथूट की, मणप्पुरम की। मुथूट की चाल अलग रही है, मणप्पुरम की बात करें तो इसकी चाल थोड़ी सी उलट रही है। तो एक बार ज़रा व्यू लेते हैं चंदन जी। चूँकि मुथूट में हमने देखा कि कमज़ोरी रही है, मणप्पुरम में कमज़ोरी रही है, मुथूट ने परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया है। तो अगर यहाँ से गिरावट अगर आती है दोनों शेयरों में, तो क्या एक बेहतर बेट होगा मुथूट? मुथूट और मन्नापुरम दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मेरा फोकस ज्यादा मुथूट पे रहेगा, क्योंकि मन्नापुरम का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। जब बाकी दूसरी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज और गोल्ड चल रहा है तो मन्नापुरम में मूवमेंट नहीं है, बट मुथूट फाइनेंस अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रहेगा और अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 40-50 दिनों से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हल्का सा डिप बने तो 1900 के सपोर्ट से मुथूट को लिया जा सकता है और आई थिंक ये डिप 1950-1940 की तरफ आता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा 1900 के सपोर्ट के साथ में। उसके अलावा यदि आप गोल्ड फाइनेंस कंपनी की बात करें तो गोल्ड रेटेड कंपनीज पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि हमने टाइटन की बात की या फिर थंगमलय की बात करें। आई थिंक कहीं ना कहीं इन सारे गोल्ड फाइनेंस कंपनी और गोल्ड रिलेटेड जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, चाहे कल्याण हो, थंगमलय हो या टाइटन हो या फिर आपका मुथूट फाइनेंस। ये भी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वैशाली जी, लास्ट मंथ की अगर हम बात करें, एनटीपीसी ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है शेयर ने। अच्छा ठीक है, हमारे साथ आदित्य हैं, वैशाली से बात नहीं हो पा रही है। एनटीपीसी ने स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई है और इनको अभी खबर ये आई कि राजस्थान में 25 गीगावाट के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए MOU इन्होंने किया है। आप जरा बताएंगे, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर चर्चाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं रेटिंग भी हो रही होगी। एनटीपीसी में क्या अभी और तेजी बनी रहेगी? आदित्य, क्या व्यू है आपका इसको लेकर? अभिषेक जी, मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ अब स्टॉक में, क्योंकि बहुत ओवरबॉट है। अगर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखूं, मंथली, वीकली, डेली, सब टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा ओवरबॉट है स्टॉक। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो बने रह सकते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएं नीचे 427 425 का, और ऊपर में टारगेट आएगा 460 से 465 मैक्सिमम। मुझे नहीं लग रहा उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉक आएगा, तो होल्ड करें। फ्रेश एडिशन के लिए मैं अभी सहमति नहीं देता हूँ और मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज शायद स्टॉक रह सकता है। ठीक है। 50 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा। विवेक सर, माफ़ी चाहता हूँ, आपके पास मैं क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आ पाया। बाजार खुल जाए फिर करते हैं आपसे श्री गणेश क्वेश्चंस का, फिर एक साथ ही आपसे 3-4 क्वेश्चंस पता करूंगा मैं। लेकिन इस बीच जरा मार्केट खुल रहा है तो पहले जरा उस पर आ जाते हैं। निफ्टी जो फ्रीज हुआ है सिर्फ 22 पॉइंट नीचे फ्रीज हुआ है, जबकि आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा था करीब 10 पॉइंट। तो मार्केट जस का तस है, जैसे कल बंद किया, थोड़ा समय लगेगा, आगे पीछे बेस बनेगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, निफ्टी में अभी भी 100 पॉइंट की गुंजाइश है और नीचे आने की, बट बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेड देखना चाहें तो भले आप शुरुआत में भी देख सकते हैं। तो मार्केट खुला है, करीब 53 पॉइंट का पहला टिक आया बैंक निफ्टी पे, 34 पॉइंट का पहला टिक बढ़कर आया निफ्टी पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स देखे और मेरे को लग रहा है कि बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम और आपको बनता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब 81 पॉइंट की बढ़त, 93 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी पर दिख रही है आपको। और रिलायंस ने आज पार्टिसिपेट किया खुल के, थोड़ा सा 0.5% ऊपर आ चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा आज देखेंगे HDFC बैंक भी हरे निशान में है। ये जो मैं आपको शेयर्स दिखाता हूँ ना, स्टार्टिंग वाले, जरा वो भी दिखाना। और इसमें एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है, और एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देख रहे होंगे तो करीब करीब आपको 1200 शेयर इस समय बढ़कर दिख रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट का मोमेंटो इस समय काफ़ी शार्प और काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब HDFC बैंक 6 रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 19 रुपये दिखाते हैं ना। L&T 0.5% ऊपर, HUL भी दिखाओ, TCS इन्फोसिस भी फटाफट से फायर कर दो।
ताकि थोड़ा और आइडिया लग जाए कि इस समय मार्केट की पोजीशनिंग क्या हो रही है। 150 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आ चुका है अब ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जल्दी जल्दी रिकवर करेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे अक्टूबर फ्यूचर्स भी इस समय 53,500 के ऊपर आके माफ़ कीजिए ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो पर, जरा स्क्रीन पर वो भी दिखाना। आप वहाँ पे भी देखोगे स्थिति इस समय काफ़ी बेहतर है और आज मिड कैप और स्मॉल कैप का भी पार्टिसिपेशन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं फटाफट से टॉप गेनर्स आपको दिखाना शुरू करता हूं। पहले निफ्टी के 50 के टॉप गेनर्स आएंगे, उसके बाद मैं फिर अलग अलग सेगमेंट पे चला जाऊंगा। पहले दिखाइए टेक महिंद्रा 2% ऊपर, विप्रो ऊपर है, इन्फोसिस ऊपर है। तो आज आईटी का जो पार्टिसिपेशन हमारा कैलकुलेशन थी, आज आईटी पार्टिसिपेट करेगा इस पुल बैक में। पहले 5 शेयरों में से 3 अपने को आईटी के दिखे। टेक महिंद्रा लीड कर रहा है 2% के साथ, फिर इन्फोसिस 0.5% ऊपर है, इसके अलावा विप्रो भी आज ऊपर है। थोड़ी देर पहले आपको तेजस इसके बारे में रिकमेंडेशन भी दे रहे थे कि उनकी लिस्ट में है वो। आज थोड़ा डिफेंसिव वाला जो सेक्टर जो शाइनिंग कर रहा था मेटल्स, वो थोड़ा पीछे जाएगा। ये मार्केट की चर्निंग है और जैसे मैंने कल भी आपके सामने का बात रखी थी कि मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक काम किया। वो काम क्या था? वो काम ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी कि डाटा भी ठीक हो गया और डैमेज भी ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ मार्केट ने वही किया। अब आप देखो सिर्फ आप 100 पॉइंट दूर हो फिर 26,000 से। कौन कह रहा है कि कल तेज गिरावट आई थी? तो 100 पॉइंट दूर हो आप 26,000 से। मार्केट ने एक चौका लगाना है, फिर से 26,000 आ जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी के तौर पर मार्केट ने अच्छे से क्रिएट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आज आप ओपनिंग में ट्रेड ले रहे हैं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला था, तो अगर आपने ले लिया तो एक राउंड का प्रॉफिट आपके पास ज़रूर आ चुका होगा, क्योंकि निफ्टी अब बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है। आइए मैं आपको जरा कुछ और शेयर्स भी दिखाता हूँ जो थोड़े कमज़ोर हैं। उसमें आप पावर ग्रिड हल्का सा कमज़ोर देखेंगे। इसके अलावा आपको एशियन पेंट्स में कमज़ोरी है, आज JSW स्टील में कमज़ोरी है, टाटा स्टील में कमज़ोरी है। ये कुछ एक शेयर हैं जो आज थोड़े कमज़ोर हैं। इसके अलावा आज ब्रिटानिया ने खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया है, तो डिफेंसिव एग्रेसिव वाला मामला अभी भी चल रहा है। BSE के अंदर 1.5% तक की तेज़ी है। ये जो सेबी की रेगुलेशंस आती हैं, कुल मिला के इसका बेनिफिट इनको मिल जाता है। और KPIT टेक जैसे शेयर्स भी करीब 1.5% आज ऊपर आके कामकाज कर रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी ऊपर है। ICICI प्रूडेंशियल ने भी आज खुलते ही साल का हाई टेस्ट किया और वो भी आज ऊपर चल रहा है। आज जो कमज़ोर शेयर हैं जैसे कि SRF वापस से कमज़ोर हो गया, तो ये जो केमिकल्स वाला सेगमेंट था ना, ये अभी थोड़ा और पकने देते हैं इसको, फिर कुछ ट्रेड समझ में आएंगे तो पता करेंगे। SRF की आज की ओपनिंग अच्छी नहीं है। अब आते हैं कुछ और शेयर्स पे। आपको दिखेगा एक IFL नाम की कंपनी करीब 3-3.5% है। जो गोल्ड वाली खबर आई उसका इम्पैक्ट इसके पास आ गया। और साल का हाई लगाने वाली कंपनीज में से आज नालको भी शामिल है, करीब 1.5% ऊपर आके इसने अपना साल का हाई भी आज टेस्ट कर दिया है। अब जरा सेक्टर्स पे आ जाते हैं। आज किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम? आज मिड कैप वाली कंपनीज पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। जब फ्रंटलाइन शेयर्स ठीक हो जाएं तो मिड कैप वाली कंपनीज में कुछ ना कुछ अच्छा प्ले आपको मिल सकता है। आज आप ऑटो के अंदर अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, ऑटोज़ के नंबर अभी आ ही रहे हैं, तो नंबर्स का जो रिएक्शन होगा वो फौरी तौर पर होगा, उसके बाद इसको पकने देना, उसके बाद इसमें उतर के आना। इसलिए आज बचने वाला सेक्टर जो है वो ऑटो है। थोड़ा बहुत अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आज IT के अंदर कर सकते हैं। IT के अंदर आपको थोड़ा प्ले मिलेगा आज के बढ़ने वाले शेयर्स में, उसी IT आपको थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लग रहा है। बस इसके अलावा मेरे को कुछ सेक्टोरियल में मेजर चर्निंग आ जाए ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा। हाँ, हो सकता है कि वापस से कुछ मेटल शेयर्स ऊपर निकल के आएँ, बट एकदम से जल्दबाजी मत करना। उनके अंदर धीरे धीरे करके आप पोजीशंस वापस से क्रिएट करना, एक सब्सटेंशियल डिप आ जाने दो। हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे, फटाफट से हम आपको नोटिस करवाते जा रहे हैं उन हीट मैप्स में से, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है उस हीट मैप से। जैसे आप निफ्टी का टॉप काउंटर्स देखेंगे तो आपको सबसे अव्वल नंबर पे 2 बड़ी कंपनियां दिखेंगी IT की, एक इन्फोसिस दिखेगा, दूसरा टेक महिंद्रा दिखेगा। इसी शीट में आपको विप्रो भी दिख रहा होगा। और जो कमज़ोर हैं वो कल के सुपरस्टार्स थे, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सुपरस्टार्स थे, तो थोड़ा कमज़ोर हुए। एशियन पेंट में भी आज 1.5% का कट आया है। अब जरा आ जाते हैं बैंक निफ्टी IT पे। IT के ज़्यादातर शेयर आपको ठीक दिख रही है, इसमें बड़े छोटे शेयर हमने शामिल किए और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा, कपूर सबसे कम, लेकिन बढ़ सभी शेयर्स रहे हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आपको मेटल्स काउंटर्स के अंदर दिखेगा आज थोड़ी इनकी शाइनिंग कम हुई है। जैसे हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, शीशा ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मेटल्स चल सकते हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि बाइंग ऑन डिप्स के कैंडिडेट है,
ये थोड़े चले हुए हैं तो इसलिए थोड़े हीटेड हैं, आपको थोड़ा वापस आ जाना होगा, ठंडे हो जाए फिर से चलेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर तो मैक्रो पिक्चर चल रही है, ये एक दिन का एपिसोड है ही नहीं। दूसरा ये बैंक काउंटर्स आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सरकारी बैंक SBI जो 0.5% ऊपर है, और एक्सिस बैंक पे हमने सुबह सुबह ही कॉल ली थी आपके लिए कि एक्सिस बैंक एक पार्टिसिपेट कर सकता है। कोटक फिर हमको बता के गए थे नरेश मिरानी, तो वो आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे। निफ्टी फार्मा के अंदर आप देखेंगे एल्केम लैब्स की पोजीशन कल काफ़ी अच्छी थी, आज भी अच्छी ओपनिंग हुई है। इसके अलावा ये मिक्स्ड है, और विंडो फार्मा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाला इसका कंसेप्ट है, अभी तो फिलहाल ये इस तरह से चल रहा है। कल रियल एस्टेट की अच्छी पिटाई हुई थी, आज पुल बैक का दिन है तो पहले बड़े शेयर सामने निकल के आएंगे, इसलिए रियल एस्टेट काउंटर्स के बड़े शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये ऑटो के शेयर्स हैं, जिनके नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं वो शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे होंगे। जिनके नंबर्स अभी आ चुके हैं वो अभी थोड़ा साइडवेज हैं, यानी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। बजाज ऑटो करीब 1/4% के ऊपर है, जिसके नंबर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। ये मिड कैप का इंडेक्स, इसके अंदर आप अलग अलग स्टॉक्स देख पा रहे होंगे। आज जरा मेहमानों को कनेक्ट करने का वक्त हो गया है, ताकि आपने बाद जो ओपनिंग हो चुकी है, इस समय करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं, उसमें हम ये समझ पाएँ कि क्या करना चाहिए मार्केट में। तो मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड ले रहे हैं। विवेक जी अभी आपके पास भी आएंगे। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे साथ चंदन, आदित्य, तेजस भी मौजूद हैं, साथ ही विवेक से भी कुछ काउंटर्स समझेंगे फंडामेंटल फ्रंट पे। पर चलिए शुरुआत करते हैं। और चंदन, ओपनिंग के बाद बताइए कहाँ पे है आपकी नज़र? शानदार तेज़ी हो रही है और IT का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, तो कौन से सेक्टर पे है आपका ध्यान, और साथ ही स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ध्यान रखूंगा IGL पे, और IGL सुबह का पिक रहा है और मेरे को लग रहा है कि इस काउंटर में आज दमखम दिखना चाहिए। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो शुरुआती मिनटों में ही 3-4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। टेक्निकल फ्रंट पे बात करें तो लगभग आप देखोगे 60 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, और मल्टीपल टाइम 555-560 के आसपास ही आके ब्रेकआउट देने में नाकामयाब रहा, और अभी हाई टॉप्स हाई बॉटम की सीक्वेंस ही ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो IGL सुबह रिकमेंड कर चुके हैं, उसको फॉलो अप ट्रेड रहेगा। अब आपका जो रिवाइज सपोर्ट रहेगा वो लगभग 554 के आसपास रहेगा, 580 और 588 के अब टारगेट यहाँ पे बने रहने चाहिए। ठीक है, IGL यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब है ये स्टॉक, 570 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। आप देखिए 580 के टारगेट्स दे रहे हैं चंदन यहाँ पे, और 554 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये स्टॉक में आपके लिए राय। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आदित्य अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? का लेबोरेटरीज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चार्ट सेटअप पे एक अच्छा सपोर्ट लिया था इसने अपने 20 DMA के पास, वहां से फिर एक वापस से बाउंस बैक। एक बार नाम बताएंगे, क्या ये इप्का लैब्स की बात कर रहे हैं? लेबोरेटरीज, बिल्कुल सृष्टि, इप्का लैब। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में सपोर्ट लगाना है, स्टॉप लॉस 1470 का, और ऊपर में पहला टारगेट यहाँ पे बनकर आएगा आपका 1580, और 1580 के ऊपर निकलता है तो 1620। तो 1580 और 1620 दो टारगेट्स आएंगे, उसके लिए उसको ध्यान में रख के खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1470। इप्का लैब्स जो है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल तो देखिए स्टॉक जो है लगभग फ्लैट है, पर इसमें आप ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। आदित्य के रेडार पे है ये स्टॉक। पर आदित्य, कल एक स्टॉक जो कि आप ट्रैक कर रहे थे वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। मुझे ध्यान इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, और 2% की यहाँ पे तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप आदित्य इसे, और इससे जुड़ा कोई अपडेट? बिल्कुल सृष्टि, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ब्रेकआउट आने के लिए, और ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। तो अगर आपने खरीदारी की थी कल के ट्रेडिंग सेशन पे तो बने रहे। ऊपर में टारगेट अब यहाँ पे 575 का आएगा सृष्टि, तो 575 के टारगेट्स के लिए बने रहे। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है करंट लेवल्स पे भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 520 का, और 575 580 के टारगेट्स के लिए फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश बाय भी अभी तक कर सकते हैं। 580 तक के टारगेट्स जो हैं आते हुए दिख सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स शानदार तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। और देखिए कल हम गौरांग जी से भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब मेटल काउंटर्स में तो तेज़ी हो गई, पर चाइना रीओपनिंग की थीम किससे जोड़े, कौन सा दूसरा सेक्टर रह सकता है? तो उनका कहना था कि एग्रो केमिकल्स और केमिकल काउंटर्स पर नज़र रखिए, शायद वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आए, और ऐसे में कुछ काउंटर्स उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, टेक्निकली भी पसंद आ रहे हैं। पर तेजस, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं?
तो आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देख ली है और 52,800 और 53,000 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और मेरा जो टॉप पिक है बैंकिंग क्षेत्र से वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक में अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक अच्छी खासी गिरावट के अच्छी खासी रैली हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने एक 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे कल के सत्र में सपोर्ट लिया है। 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक बाउंस कर रहा है। तो एक्सिस बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो एक्सिस बैंक में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1195 का और इसमें लक्ष्य रहेगा 1295 और 1340 का। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। तो यूपीएल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 602 रुपए का। पहला लक्ष्य रहेगा 630 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 640 का। लुपिन जो है आज एक रीबाउंड जरूर कर सकता है। देखिए फार्मा काउंटर्स कुछ दिनों पहले निफ्टी फार्मा भी ऑल टाइम हाई पे था। ऐसे में कुछ एक फार्मा काउंटर्स जो कि अब रीबाउंड करते हुए नजर आएंगे, उन पर आप ध्यान दीजिए। लुपिन यूपीएल यहाँ पर आपको नज़र रखनी है, ये तेजस के रेडार पे है। साथ ही एक्सिस बैंक पे भी जो है उनकी राय आती हुई। अब एक बार आपसे समझना चाहेंगे विवेक, देखिए अब श्राद्ध सीजन ख़त्म हो रहा है और अब नए महीने की शुरुआत हुई तो है, पर अब त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है। ऐसे में विवेक कई सारी जो सेगमेंट्स हैं उन पे कंज्यूमर्स थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से ज्वेलरी बिकती है, कपड़ों की बिक्री कैसे होती है, ऑटोज़ की बिक्री पे क्या असर पड़ता है। तो इस थीम में आपको कोई ऐसा प्ले समझ आता है विवेक जहाँ पे एज एन इन्वेस्टर भी पैसे बन सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो? तो देखिए मुझे ओवरऑल लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर, मतलब कंजम्पशन बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन आप अगर कंजम्पशन के अंदर देखो तो जो वाइट गुड्स है, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक समझ लो वर्लपूल है, आईएफबी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो वैसी कंपनीज को आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार जो इंडिया में मॉनसून आया है वो वन ऑफ द बेस्ट मॉनसून है पिछले 11 साल का, ये मैंने डेटा पढ़ा था कहीं। तो अगर वैसा होता है तो जो पेंट सेक्टर है अभी तक इतना परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट एशियन पेंट्स टाइप ऑफ कंपनीज तो अंडर परफॉर्म ही करी है अभी तक। तो वो साइड ऑफ बिजनेस भी हो सकता है कि आगे चल के आपको अच्छा करते हुए दिखे। तो ये दो सेक्टर टॉप ऑफ द माइंड में ध्यान आते हैं। और ओवरऑल नेक्स्ट तीसरा सेक्टर रहेगा ऑटोमोबाइल, जहाँ पे टू व्हीलर स्टॉक्स कल हीरो और बजाज गिरे थे, इनफैक्ट हीरो काफी गिरा था, तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए आगे चल के दिखे। तो ओवरऑल बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्ट डेफिनेटली नहीं है। टेक्सटाइल अभी भी अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उधर क्या इमीडिएटली बाउंस बैक आएगा क्या, ये डाउट है। तो ये तीन सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन थीम अच्छा करेगा। और जो फूड डिलीवरी कंपनीज वगैरह है, अभी तक तो एक ही है बाजार में, लेकिन हाँ और भी आ रही है आईपीओ के साथ, तो वो कंपनीज भी आगे चल के आपको बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि वो भी ऑलरेडी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में घुस चुके हैं। ठीक है, डन सर। मार्केट में जो शुरुआती बढ़त आनी थी ना, वो एक राउंड का हाथ बदला जिसे कहते हैं, वो काफ़ी हद तक होता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ लेवल से नहीं बता रहा, वो मैं लेवल्स के अटकने से बता रहा हूँ कि अटक के कहाँ पे हम। जैसे आप निफ्टी का लेवल्स आज चेक करो, निफ्टी का आज खुला कितने पे, 25,788 पे, और उसका हाई लगा 25,907 पे, यानी कि ये 26,000 की टेरिटरी तक भी नहीं पहुंच पाया और उससे पहले रुक गया। इसका मतलब ऊपर पे सेलिंग हुई है फिर से, या सेलिंग हुई है या पार्टिसिपेशन ही नहीं आ रहा, जैसा मर्जी आप कहें। तो आप ये बात पक्का मान लीजिएगा कि 26,000 एक जंक्शन की तरह है। यहाँ पे कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे। चढ़ने वाले कितने लोग हैं और उतरने वाले कितने लोग हैं, ये मैटर करेगा कि 26,000 के अब ऊपर जाएंगे या 26,000 के नीचे जाएंगे। लेकिन एक जंक्शन के तौर पर 26,000 अब बनेगा, ये आज की ओपनिंग से और आज के ट्रेड से क्लियर हो रहा है, काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है।
अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे, फिर मैं आपको एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आपके सामने रखता हूँ। बैंक निफ्टी का आज का ओपन का लेवल है 52,844 का और हाई लगा 53,235 का। एथिकली देखा जाए तो करीब 400 पॉइंट का स्विंग बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन ये उसी जगह पे आके रुका जो सुबह हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, 53,300, 53,500, 53,800, तो पहले ही रेजिस्टेंस पे रुक गया। तो इसलिए थोड़ी और एनर्जी, थोड़ी और पावर चाहिए। तो ये ऊपर पे साफ साफ लग रहा है कि 53,500 को पार करना उतना आसान नहीं है। अब आप देखो, जैसे जैसे मैं बोल भी रहा हूँ वैसे वैसे मार्केट थोड़ा और नीचे आए हैं। अब निफ्टी के पास सिर्फ 15 पॉइंट की बढ़त रह गई है, इससे कहीं ज़्यादा तो उसने गैप कर दिया था, यानी कि आज 35 पॉइंट गैप कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये गैप को भी सस्टेन नहीं कर रहा है। ये दूसरी प्रॉब्लम है जो आज मार्केट के अंदर नोटिस हुई है। इंडिया विक्स 2-2.5% गिरा है, थोड़ा डल कर देगा मार्केट को, ये भी आज इंडिकेशन मिल रहा है। HDFC बैंक, जो पहले मैंने 5-6 शेयर्स आपको दिखाए थे, ये बैंक भी लाल निशान में आ चुका है। 7-8 रुपये की बढ़त, जो छोटी मोटी बढ़त थी, वो भी इसने खो दी है। देखते हैं अभी क्या होता है, इसलिए कोई जल्दबाजी ना उठाइएगा। हमने सुबह सुबह भी आपको एक वर्ड इस्तेमाल करवा के बताया था, वो था लैब टेस्ट। आप जो भी करें वो सिर्फ लैब टेस्ट के तौर पर करें। आगे बढ़ें। अब कुछ एक और शेयर जहाँ पर आज पोजीशंस काफ़ी अच्छी बन रही हैं, ज़रा उसमें से कुछ शेयर छांटते हैं और पता करते हैं कि उनमें क्या किया जाए और कैसे ट्रेड लिया जाए। कैन फिन होम्स पे प्राइस एक्शन हुआ है बट वॉल्यूम नहीं है। एक बार चंदन सर आप इसको चेक करेंगे, कैन फिन होम्स। बिल्कुल, कैनफिन होम की बात करें तो कैनफिन होम पॉजिटिव प्राइस सेटअप है यहाँ पे और एग्जैक्टली 50 डेमा को होल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट में नैरो रेंज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव बायस है, 900 के सपोर्ट से 945 950 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, डन सर। एक दो चीज़ें और पता करता हूँ मैं पोजीशन के हिसाब से। कुछ शेयर्स में ना दम नहीं आ रहा है। चंबल है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। टाटा केमिकल्स एक बार लेके आना, 1103 का इस समय रेट आ रहा होगा फ्यूचर्स का। एक बार टाटा केमिकल्स लेके सर 1120 के बाद ट्रेड करें आदित्य, या फिर 1120 से पहले भी एक हिम्मत जुटा सकते हैं। ये शेयर हमने सुबह भी नोटिस कराया था कि थोड़ा रुका हुआ शेयर है बट चलने की अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, चलने की अटेम्प्ट कर रहा है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी रिकमेंडेड है क्लाइंट्स को। ऊपर के लेवल्स पे 1160 का टारगेट आ रहा है, लेकिन आपने सही कहा कि 1120 का एक बहुत रेजिस्टेंस है जो क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर रिस्क टेकिंग है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1080 का स्टॉप लॉस लगा है। पहला टारगेट 1025 का आएगा, दूसरा टारगेट 1120 का आएगा और दूसरा टारगेट 1160 का आएगा। तो 1125 से 1160 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए, जिस हिसाब से सेटअप बिल्डअप हो रहा है और वॉल्यूम पैटर्न बहुत अच्छा था लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशंस पे, तो उससे लग रहा है मुझे कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा डिम्पी जी। ठीक है। तेजस, 2 शेयर आप जरा चेक करना। पहला एक शेयर आपको चेक करना है, उसका नाम है सीमेंस का। सीमेंस देखो जरा, आपको ठीक लग रहा है? मैं इस पूरे हफ्ते रखूंगा, यानी कि 3-4 दिन अभी और रखूंगा सीमेंस को। जरा देख के बताइए तो सर। सीमेंस एक मेक और ब्रेक लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट सेटअप उसका काफी अच्छा है, बट 72.55 72.60 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कल के सत्र में वो हल्की सी हमने मुनाफा वसूली देखी थी और आज कल का हाई भी निकाल दिया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक चलना चाहिए। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है नहीं, तो एक डिप मिलता है तो उसमें खरीदारी करिए। 7300 एक आइडियल लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए और 7100 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर किसी का नंबर नजरिया है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 7500 से लेके 7700 तक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए सीमेंट्स में। 53,000 वाली कल हमने एक बैंक निफ्टी की आपको कॉल बताई थी, आपको याद होगा। कल श्रीकांत थे, 210 का उसका भाव था। आज उसका हाई जो लगा है ना, वो लगा है करीब 287 के आसपास का। तो 200 वाली 287 हुई, आज गैप भी मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे आया और वो उसके रेट भी 150 रुपये कम हो गए। मैंने कल भी आपको एक बात नोटिस करवाई थी, ये वाली कॉल अभी 150 रुपये की हो गई है। ठीक है, ये इसका अभी हाई थोड़ी देर पहले हाई था करीब 280 रुपये। तो
कई बार हम बोलते हैं, सुनते भी हैं अपने बड़ों से कि तेज़ी का काम शैतानों का है। मैं बोलूँगा कि बैंक ऑप्शंस में ट्रेड करते समय इस कहावत को थोड़ा सा देख के करना चाहिए, अब बदल के करना चाहिए। कई बार अति तेज़ी करनी चाहिए, नहीं तो आया हुआ पैसा बहुत स्पीड से जाता है। कल 200 वाला रिस्क हम लेके गए थे, 280 हमको मिला, 80 रुपये बुक नहीं हुए तो 80 रुपये देने पड़े अब। तो इस थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस में काम करो बट थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करो, नहीं तो फिर ये ऑप्शंस खतरनाक होती हैं। पैसे कम लगेंगे बट वैसे खतरनाक हो जाएगी। चलिए आपको बताया तो सिर्फ 57 पॉइंट की बढ़त रह गई है बैंक निफ्टी के पास। 200 पॉइंट ऊपर था, अब उसमें से 3 हिस्से निकल चुके हैं, सिर्फ एक ही हिस्सा बाकी भी रह गया है। एक दो शेयर जहाँ पे आज शॉर्ट्स भी अच्छे खुल रहे हैं, एक बार ज़रा वो भी चेक करा लेते हैं सर से और ज़रा पता कर लेते हैं वहाँ पे क्या पोजीशंस बनाई जाए। मुथूट फाइनेंस टूट रहा है, मन्नापुरम टूट रहा है, उसके अलावा एक शेयर टूट रहा है एसआरएफ पे ट्रेड समझते हैं। एक बार चंदन सर एसआरएफ चेक करना। एसआरएफ में स्ट्रक्चर थोड़ा सा वापस बिगड़ा है और आप देखोगे केमिकल में मोमेंटम आता नहीं है, मोमेंटम आते अटक जाता है। हालांकि टाटा केमिकल अच्छा रिकवरी हुआ है बट थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग्स बने रहते हैं। आप यदि केमिकल की बजाय फर्टिलाइजर की बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर नेम पे पॉजिटिव है, चाहे चंबल की बात करें या दीपक फर्टिलाइजर की बात करें। बट एसआरएफ को देखें तो एज ऑफ नाउ एक ब्रॉडर रेंज में है, नीचे में लगभग आप देखोगे 2400 सपोर्ट है, 2550 हर्डल है, तो इस रेंज में प्ले करना पड़ेगा। अग्रेसिव स्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू यहाँ पे बने। ठीक है, टाटा केमिकल को लेकर ये व्यू। चलिए एक काम करते हैं, कुछ कैश वाले शेयरों को जरा स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर बाजार की सुस्ती में भी हम ठीक ठाक मोमेंटम देख रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड वाली कंपनी सेनको गोल्ड से। तेजस जरा आप चेक कीजिए, सेनको गोल्ड हमने पिछले महीने देखा कि बहुत अच्छी रफ्तार दिखा कि ये शेयर कारोबार कर रहा है। क्या टारगेट्स आप सेनको गोल्ड के लिए सुझाएंगे और क्या आपको लगता है कि जो तेजी इसमें हो रही है, खरीदारी हो रही है, वो जारी रहेगी आगे भी? तेजस जी, तेजस तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंदन जी आप ही व्यू दीजिए सेनको गोल्ड पर। बिल्कुल, देखिए मैं पूरे सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू रख रहा हूं और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे इस सेक्टर के स्टॉक जेम्स एंड ज्वेलरी पे फोकस रहेगा। और हो भी क्यों नहीं हो, भारत में त्योहारों का सीजन का महीना आ चुका है, फेस्टिविटी इज जस्ट स्टेपिंग। सो सेनको देखें आप, ओवरऑल लोअर टॉप हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। 4 दिन का कंसोलिडेशन मूव कंप्लीट हुआ है, हालांकि थोड़ा वोलेटाइल नेचर है इसका, तो बड़ा सपोर्ट रखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हमारा मानना है कि 1460 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 1550 और 1570 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा दूसरे नेम इस सेक्टर की बात करें, चाहे टीबीसी की बात करें जहां पे 270 के आसपास का सपोर्ट है, थनमंगलम की बात करें तो वहां पे भी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर पे हमें रडार रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द काउंटर फ्रॉम दिस सेक्टर्स आर लुकिंग। ठीक है, ये ज्वेलरी काउंटर्स पर आपके लिए व्यू। अच्छा, अगर हम त्योहारों की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन वाली थीम को भी आपको नजर में रख के चलनी पड़ेगी। और उसमें एक शेयर कल हमने देखा था कि उस पर शायद एचएसबीसी की रिपोर्ट आई थी वरुण बेवरेजेस को लेकर, 1780 का उन्होंने टारगेट दिया था। वरुण बेवरेजेस, तेजस आप जरा चेक कीजिए, क्या ये बढ़िया स्टॉक है अगर किसी को पूरे अक्टूबर भर के लिए रखना हो तो? देखिए, वरुण बेवरेजेस में कोई जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसका थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक अभी पिछले 2 दिन से 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार ये स्टॉक को करीबन 630-640 का जो स्तर है वो पार करना पड़ेगा बाइंग मोमेंटम के लिए। जब तक ये पार करता नहीं है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए वरुण बेवरेजेस को। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है ईएमएस वाली, चाहे वो डिक्सन हो या फिर केन्सटेक हो, ये दोनों के दोनों शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। एक और कंपनी है, थोड़ा डिजाइनिंग वाला पार्ट उसमें ज्यादा है, वो है साइन डीएलएम। हालांकि ये सेगमेंट यही है, इसी में कंसिडर करते हैं। आप जरा चंदन जी चेक करके बताइए कि अगर, क्योंकि हमने पिछले महीने तेजी देखी है, केन्सटेक में भी देखी है, डिक्सन में भी देखी है, हालांकि 5-6 दिन से दोनों के दोनों शेयर एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहां से तेजी अगर होनी है तो कौन से शेयर में आपको बेहतर तेजी दिख रही है? डिक्सन काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर है और काफी अच्छा बिजनेस
यहाँ पे है, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों पे यहाँ पे हमारा एक सकारात्मक रवैया यहाँ पे है। और देखिए इस साल में 110-12% ज्यादा की बढ़त इस काउंटर में हुई है। 4 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होकर परफेक्ट एक बुलिश कैंडल बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कल का लो है 13,750 वो एक सफिशिएंट सपोर्ट रहेगा, और 1-2 दिन में डिक्सन वापस जो रिसेंट का हाई है 14,498 वो टेस्ट करते हुए 15,000 तक के लेवल बनेंगे। तो मेरे हिसाब से 13,750 से 15,000 तक के दांव डिक्सन में लगाने चाहिए, और कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा सा आईटी संभालता हुआ नजर आएगा। और आईटी में बात करें तो डिक्सन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप बाजार में उभर के नजर आएगा। डिक्सन पर आपको भरोसा करना चाहिए, यहां से और तेजी होगी। 14,000 रुपए का भाव तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आदित्य, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आप जरा एक बार कैनफिन होम्स चेक कीजिए। मतलब पिछले 2 दिन की जो कमजोरी हुई उसमें शेयर ने अपने आप को टिका के रखा हुआ है। कैनफिन होम्स आपको लगता है कि चलने के लिए ये तैयार है और अभी इसमें तेजी इस स्तर पर भी कर सकते हैं? अभिषेक जी बिल्कुल करनी चाहिए। 905 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है ऊपर में एक बार ये 950 के लेवल्स को वापस से टेस्ट कर सकता है, जो कि इसका रीसेंट हाई था। रीजन ये है कि 2-3 दिन से वॉल्यूम्स अच्छे थे, और आरएसआई जो है वो अपने 50 डीएमए 50 लेवल को नीचे नहीं गया, और वहां से ऊपर आके 60 के ऊपर आ गया है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम स्ट्रांग चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, और 950 के लेवल्स हमको शायद आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा शुगर सेक्टर भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ आज ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है शुगर में भी थोड़ी खरीदारी करके चल सकते हैं। उसमें डालमिया शुगर बहुत अच्छा लग रहा है अभिषेक जी मुझे। करंट लेवल्स पे भी अगर हम खरीदारी करें तो टारगेट्स यहाँ पे 650 के आएंगे, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 510 का। ठीक है, 510 के स्टॉप लॉस के साथ डालमिया शुगर में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कैनफिन होम्स में भी आप तेजी कर सकते हैं। कुछ और शेयरों को जानेंगे जहां पर आज एक्शन भरपूर है, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, एक ऑप्शन का ट्रेड आपके लिए खोजते हैं। हमारे साथ हैं ऑप्शंस के चैंपियन एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार ने आज सधी हुई शुरुआत की है। बहुत ज़्यादा यूफोरिया तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी थोड़ी तेज़ी पर दोनों के दोनों नेक्स्ट कारोबार कर रहे हैं। आपकी नज़र कहाँ पर है, और किस स्टॉक में आपको मौका दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें आईजीएल की, आईजीएल का काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना डेली चार्ट। तो आईजीएल का 560 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी इन द रेंज ऑफ 21 to 22। स्टॉप लॉस रखना है 15 रुपए, टारगेट है 35। इसमें मैक्स प्रॉफिट अराउंड 17,875 हो सकता है, मैक्स लॉस 9,625। ठीक है, आपको खरीदनी है 560 वाली कॉल। देखिए, आईजीएल के शेयर को हम हाईलाइट कर रहे हैं, बाजार खुलने से पहले भी डिब्बे ने इस पर चर्चा की थी, और हमारे 2 एक्सपर्ट्स इसको लेकर बुलिश थे। चंदन जी के भी बुलिश व्यू था इस पर। 560 वाली आपको कॉल खरीदनी है। इसी भाव के आसपास आपको फिलहाल आईजीएल दिखेगा। 21 से 22 रुपए के बीच में मिल जाएगा। लक्ष्य 35 का, स्टॉप लॉस 15 का, यानी कि आधे का है ये। और अगर आप अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान का आप रेशो देखेंगे, वो भी 1:2 का है। मतलब नुकसान है 9,625 का, मुनाफा 17,875 का। यह आप ध्यान में रखिए, ट्रेड कीजिएगा। अच्छा हाँ, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी जरूरी होती है कि स्टॉप लॉसेस जो हैं आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर अदरवाइज होता है कि ये है कि जो लोग वित्तीय अनुशासन को नहीं फॉलो करते हैं, 10 में से 9 लोग नुकसान कर बैठते हैं, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो ये ध्यान रखिए, आप ट्रेड कीजिए। चंदन जी, आपके पास लौटेंगे। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है हमें सुझाने के लिए। चंदन जी, आज हम देख रहे हैं कि बासफ ने शुरुआत बहुत तगड़ी की है और लगातार मोमेंटम में है। मतलब इस तेजी में 1,000 रुपए एक तरफा जोड़ दी है बासफ ने। आप जरा शेयर को चेक कीजिए, अच्छी रफ्तार से पिछले महीने भी चला है ये, और गुंजाइश है, या फिर जिन्होंने एंट्री की है मान लीजिए 6,500 7,000 के भाव पर, क्या वो एक बार एग्जिट ले लें इससे? नहीं, मेरे हिसाब से ये सेक्टर कहीं ना कहीं जो ऑटोमोटिव सेक्टर है या फिर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा, इन सब पे पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। और बासफ की बात करें तो एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, और 8 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट बना है, और लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस है। काफी बड़ी तेजी इस साल में देखी है, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हुआ है, बट अभी भी मोमेंटम है। कहीं ना कहीं जो टारगेट बन रहा है वो 7,500 के सपोर्ट से 8,200 से लेके 9,000 तक के अपसाइड बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रैली बनी है, अब ब्रेस ब्रेकआउट हुआ है, तो इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए।
सबको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये स्टॉक, इसको आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। पर इस बीच अगर हम देखें तो जी हाँ, आईटी से तो सपोर्ट है ही, पर ऑटोज़ में कुछ सेलेक्ट काउंटर्स जो हैं एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। आदित्य, एक बार अगर आप अशोक लेलैंड पे राय दे पाएँ तो, क्योंकि देखिए एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर ज़रूर रहा है, पर आज जो 2.5% की तेज़ी अशोक लेलैंड दिखा रहा है, इसे कैसे देखें आप? क्या इस पे भरोसा करें या फिर कौन से लेवल निकलने के बाद जो है इस पे अपना कन्विक्शन बढ़ाएं? सृष्टि, सुबह हमने रेकमेंड भी किया अशोक लेलैंड, अच्छा लग रहा था, 2.5% ऊपर है स्टॉक। अगर खरीदारी की थी सुबह तो एक बार 242 243 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे 20 डीएमए है, उसको निकाल अगर देता है स्टॉक तो मेरे हिसाब से वापस से 255 260 के लेवल जो उसका प्रीवियस हाई था वो टेस्ट करना चाहिए। मोमेंटम बिल्डअप अच्छा हो रहा है सुबह सुबह, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी अच्छा एक अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। 242 के ऊपर फ्रेश एंट्री की सलाह दूंगा। नीचे स्टॉप लॉस तब लगाना है 233 का, और टारगेट्स यहाँ पे 255 से 260 के बैठेंगे। बट स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप अच्छा है और पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी दिखे हैं मुझे, तो डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए स्टॉक को। माफ़ कीजिएगा, शायद वो मिस हो गया कि आपने ऑलरेडी इसको रिकमेंड किया है। देखिए, और खुलने के बाद इसने भरपूर मौके दिए आपको एक एंट्री करने के। फ़िलहाल 2.5% की मजबूती है, पर यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दे रहे हैं आदित्य। पर 260 के टारगेट्स और 233 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। तो एक अच्छा मूव कैच किया अशोक लेलैंड में, पर जिस तरीके से मूव हम आईटी काउंटर्स में देख रहे हैं, इसको लीड कर रहा है टेक महिंद्रा। यहाँ पे CLSA का एक अपग्रेड आया है जिसके चलते एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बट ना ही सिर्फ टेक महिंद्रा बल्कि पूरे आईटी पैक में इसका एक्साइटमेंट फीवर जो है हम देख पा रहे हैं। चंदन, आपने डिक्सन टेक पे तो राय दी, एक बार HCL टेक भी मैं चाहती हूँ कि आप जो है इसको एक बार चेक करें, क्योंकि चंदन देखिए, कोफोर्ज ले लीजिए, परसिस्टेंट ले लीजिए, टेकएम ले लीजिए, HCL टेक ले लीजिए, ये सभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं टेक्निकली। खास तौर से HCL टेक पे क्या राय है चंदन आपकी? बिल्कुल सृष्टि, देखिए डिक्सन की तो हमने बात की है, और अब हम यदि HCL टेक की बात करते हैं तो HCL टेक पिछले काफी दिनों से एक रेंज में कामकाज कर रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 4-5 वीक से मल्टीपल सपोर्ट 1720 के आसपास आ रहे हैं, तो ऊपर में 1820-25 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। बट अच्छी बात है कि हायर बेस बन रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ पे कोई करेक्टिव मूव नहीं देखने को मिला था, वो जो साफ संकेत कर रहा है कि बुलिश बायस इंटैक्ट है। स्लो एंड स्टडी मोमेंटम बनना चाहिए। सपोर्ट कहीं ना कहीं रहेगा 1765 के आसपास, अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1860 तक के बनने चाहिए। तो HCL टेक जो है मौजूदा स्तरों पर भी पसंद आ रहा है, यहाँ पर आप नज़र रखिए। पर देखिए, कई समय से जो है हम पावर फाइनेंसेस, पावर काउंटर्स पर आपकी नज़र डाले थे। देखिए, आपको याद होगा जब टाटा पावर का ब्रेकआउट हमारे एक्सपर्ट्स ने पकड़ा था, उसके बाद वो स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर आज शायद बारी है पावर फाइनेंसेस की, क्योंकि PFC, REC जैसे काउंटर्स जब चलना चालू करते हैं तो ये भी रुकने का नाम नहीं लेते। इनमें भी हमने कई बार देखा है कि एक तरफा रैली आती है, चाहे वो तेज़ी में हो या फिर गिरने में। पर आज जब तेज़ी हम यहाँ पे अच्छी देख रहे हैं, एक बार तेजस आपसे समझना चाहेंगे, क्या टेक्निकली आपको इन स्तरों पे पसंद आ रहा है तेजस? अरे माफ़ कीजिएगा, PFC या REC? PFC और REC में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। REC पिछले 2 सप्ताह के जो हाई थे उसने निकाल दिए हैं, बट इसका जो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीबन 573 के करीबन है। तो जब तक ये 573 575 का स्तर निकालता नहीं है, मुझे कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है। और PFC की अगर हम बात करें तो PFC में भी 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है। स्टॉक 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट ये जो 507 का जो स्तर है, जो उसकी 50-डे DMA है, वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा मुझे कोई बड़ी रैली नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 507 का ब्रेकआउट लेवल है PFC में, और REC में जो ब्रेकआउट लेवल बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 573 के करीबन। अगर ये दोनों लेवल के ऊपर बन देता है तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है दोनों स्टॉक्स में। फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए तैयार है PFC और REC। यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए, हो सकता है कि यहाँ पे कैचअप मूवमेंट ज़रूर देखने को मिले। पर चीनी काउंटर्स में जो तेज़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से जो है बलरामपुर चीनी आप देखिए, यहाँ पे 0.25% की तेज़ी है।
अशोक लेलैंड हमने कुछ समय पहले बात की थी, अब यहाँ पे तेजी और बढ़ती हुई लगभग 3% का यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सीमेंट्स और थर्मैक्स जैसे काउंटर्स भी आज एक अच्छा रीबाउंड दिखा रहे हैं। एक बार देखते हैं कि क्या सीमेंट्स में एक अच्छा ट्रैक्शन है। जी हाँ चंदन, एक बार आपसे समझना चाहेंगे, देखिए 3 से 4 अटेम्प्ट्स कर चुका है ये स्टॉक 7100 के लेवल को पार करने के लिए। आज की ये 3% की तेजी सीमेंस लिमिटेड। बिल्कुल सीमेंस पे पॉजिटिव व्यू है और देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस के बाद में यहाँ पे मोमेंटम बना है और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेक्टर में बाइंग इंटरेस्ट है, चाहे आप एबीबी की बात करें या फिर सीमेंस की बात करें। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू यहाँ पे रहेगा। सपोर्ट रहेगा लगभग आपका 7300 के आसपास, ऊपर में 7750 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। 7300 के आसपास जो है एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से और भी तेज़ी दिखा सकता है। 7750 तक के जो टारगेट्स हैं वो आप सीमेंस में ध्यान रख सकते हैं। आज देखिए कई अच्छे दिनों बाद जो है एक अच्छा मूव कैचअप होते हुए देखेंगे। पर इस बीच अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो अपनी पूरी बढ़त गंवाते हुए लगभग फ्लैट हो गया है। हालांकि इंडिया विक्स जो है लगभग 3% का कट ज़रूर दिखा रहा है, पर ऐसे में अब निफ्टी बैंक को देखें तो लगभग सपाट हो गया। इसने शुरुआती अपनी पूरी बढ़त गंवा दी है। हालांकि निफ्टी 50 आईटी के दम पे और कुछ एक फाइनेंशियल काउंटर्स के दम पे फिलहाल अभी हरे निशान में ज़रूर है। यहाँ पे 40 अंकों की तेज़ी है। पर एक बार आप लगातार एडवांसेस और डिक्लाइनिंग के नंबर्स भी देखते रहिए, क्योंकि वहाँ से जो है तस्वीर आपको अच्छी दिखेगी। फिलहाल 1600 से ज़्यादा काउंटर्स हैं एनएससी में जो कि अभी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। पर एक बार आदित्य, एक काउंटर पे आपसे राय लेनी थी, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए पूरे निफ्टी बैंक में पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से बिकवाली आई उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्टिसिपेशन कहीं नहीं था, बल्कि निचले स्तरों से मुझे याद है इसने बीते महीने कुछ 220-230 के भी लेवल्स दिखाए। अब बढ़ के देखिए 250 है और आप देखेंगे आदित्य पिछले 2 से 3 दिनों से पकड़ के रखा हुआ है इस लेवल को। आप कैसे देख रहे हैं आदित्य बैंक ऑफ बड़ौदा को? क्या ये मजबूती का एक सिग्नल है या फिर इतने करेक्शन के बाद इसको समझें कि उछाल में थोड़ा सा हल्का हो जाए या निकलने की चेष्टा करें? सृष्टि डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग तो बहुत दिखा रहा है सेटअप, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि करेक्शन नहीं आया स्टॉक में ऊपर के लेवल्स पे, लेकिन 255 के आसपास यहाँ पे 20 डीएमए भी, 200 डीएमए भी और 200 डीएमए और 100 डीएमए का कॉन्फ्लुएंस आता है। वहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक को और प्रीवियस हाइज भी 255 के आसपास है। तो 255 का एक टारगेट ध्यान में रखना चाहिए और अगर आपके पास है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए देख सकते हैं। अगर पीएसयू बैंक्स में कुछ स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। एंड सृष्टि इंटरेस्टिंग है कि आज के दिन पे जबकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीएसयू बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। तो कैनरा बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नजरिया तेजी का रखना चाहिए। 110 का नीचे स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में आपको टारगेट्स यहाँ पे 117 से 120 के देखने मिल सकते हैं। बैंक ऑलमोस्ट पूरी तरह से अपनी बढ़त को खो चुका है और यही सुबह सुबह हमने आपके सामने पॉइंट रखे थे कि आप लैब टेस्टिंग वाले फॉर्मूले के साथ काम करना और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो सुबह सुबह हुआ उसका पूरा इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब आप देखो, आपको मैं 2 चीज़ें दिखाता हूँ, 53,000 की कॉल और 53,000 की पुट, दोनों जा रही हैं, दोनों ख़त्म हो रही हैं, दोनों को डिप्लेसमेंट में डाल दिया और ये आज दोनों गल जाएंगी क्योंकि इनकी आज की डेट है, आज 1 अक्टूबर है। तो आज 1 अक्टूबर वाली ये कॉल 53,000 की कॉल 62% नीचे, दिखाओ जरा पुट 42% नीचे। तो आज इन दोनों कॉल्स और पुट में ना आप सिर्फ स्विंग के बेनिफिट लेने हो तो लेना, अदरवाइज़ इन दोनों में आज बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी, ऐसा थोड़ा कम लगता है। यही केस आपको 25,800 की कॉल और पुट में भी होगा। निफ्टी की जरा दिखाना जिसमें 3 अक्टूबर लिखा होगा, निफ्टी की एक्सपायरी 3 अक्टूबर वाली होगी। हाँ, तो ऑप्शन स्ट्रेट देखोगे 25,800 की कॉल और 25,800 की पुट दोनों टूट रही हैं, बट कॉल में अभी उतना कट आया नहीं है। तो अगर थोड़ा भी कट आ जाता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी इसके अंदर भी। ये 25,800 की कॉल देखो अभी आप सिर्फ 4% टूटी है और पुट दिखाओ आप, पुट अगर आप देखोगे तो करीब 27-28% टूटा हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए आप, तो यहाँ पे भी ये भी उसी कैटेगरी में बढ़ रही है आगे कि हम दोनों को गला देंगे।
और दोनों की कॉल्स के प्रीमियम अच्छे से राइटर्स कमा जाएंगे। आपको लगेगा बाज़ार तो टूटा नहीं, हमारे कॉल्स के पुट्स के पैसे बढ़े नहीं, राइटर्स पैसा कमा के जाएगा। टिपिकली उसी तरफ बढ़ता हुआ मार्केट है, इसलिए अगर आपके पास इन दोनों की कॉल्स और पुटें हैं तो थोड़ा सतर्क और अटेंटिव रहिएगा। इन दोनों में डिप्लीशन लागू हो गया है, इन दोनों को धीरे 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 करके गलाया जा रहा है। पुटे चलेंगे नहीं, कॉलों को तोड़ेंगे। एक ही काम करना होता है, पुटे चलाएंगे नहीं, क्योंकि बाज़ार को आज ऐसे ही रखेंगे 20-30 पॉइंट ऊपर। तभी तो आपको अभी सृष्टि बता रही थी कि इंडिया विक्स में कोई मेजर कट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार अपनी सारी बढ़त गंवा रहा है। वो कुछ नहीं करेंगे, डैमेज नया नहीं होगा, वो यहीं रखेंगे, बट कॉल्स के प्रीमियम को उड़ाते जाएंगे और पुट्स को तो वैसे ही गलनी है, क्योंकि उसमें दम ही नहीं होगा। तो बी अवेयर, सावधान, थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की इस समय मार्केट के अंदर ज़रूरत है। थोड़ा संभल कर ही काम कीजिएगा। खैर एनी हाउ, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी निफ्टी पूरी तरह से नहीं गया, बट हाँ बैंक निफ्टी तो जा ही चुका है, उसका तो कोई नहीं उसको निकाल पाएगा जल्दी मार्केट में से। अब आ जाते हैं थोड़ा और आगे, और सिस्टम में कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। एक शेयर है जी एंटरटेनमेंट, 140 रुपये का होगा, 2% ऊपर है। एक्चुअली मैं पूछ तो जी एंटरटेनमेंट रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ इस सेगमेंट की यानी कि इस ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज एकदम से स्पीड से ऊपर आई हैं, कई तो डबल हो गई। जी एंटरटेनमेंट पे एक बार चंदन सर आपका टेक क्या है? 140 रुपये का है। देखिए जी तो एक वोलेटाइल नेचर रहा है, बट इसका बॉटम बन चुका है और एक 50 डेमा को निकाला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। मेरे हिसाब से 136 का स्टिक सपोर्ट रखना चाहिए एक बार के लिए, 148-150 तक के बाउंस के लिए। बस इतना सा ही आंसर सर? मेरे को लगा आप इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हो। बस आपने एक ही बताया कि बेस बन चुका और थोड़ा ऊपर आएगा। कुछ और वैल्यू एडिशन सर? देखिए इसमें ज्यादा वैल्यूएशन इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि ये काउंटर का नेचर थोड़ा वोलेटाइल है। इसके आप देखोगे आईवी कम हुए बहुत दिनों बाद में, वो एक पॉजिटिव साइन है, बट कंसर्न ये है कि इस काउंटर पे भरोसा करना मुश्किल होता है क्योंकि चलते चलते ये फिजल आउट हो जाता है। दूसरा, आप देखोगे जब भी कोई काउंटर में एक्टिविटी एफएनओ से हटके होती है तो वहां पे थोड़ा सा एक स्टेंस बनता है कि एटलीस्ट जो मंदी वाले जो लोग होते हैं वहां पे साइडलाइन होते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी रिकवरी बने। सर मैं तो वैसे ही बस आपसे पूछ रहा था कि अगर कुछ और है बताने के लिए तो भले आप वो बता दीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। अब धीरे धीरे करके देखिए निफ्टी भी अपने पॉइंट्स को खोता जा रहा है और उसके जो मेजर कंपोनेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो भी अपनी बढ़त को काफ़ी हद तक लिमिटेड कर चुका है, सिर्फ 6-7 रुपये बढ़कर ही कामकाज कर रहा है। आज बढ़ने में अगर आज आईटी के शेयर पार्टिसिपेट ना करें और थोड़ा एलएनटी ना आए तो निफ्टी भी कब से लाल निशान में जा ही चुका होता। तो एचडीएफसी डैमेज कर रहा है अब निफ्टी को भी, और बैंक निफ्टी का भी सबसे बड़ा कंटेंडर लूज़र का एचडीएफसी बन चुका है और ये भारी भरकम शेयर है, इसको जल्दी जल्दी ऊपर लाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। कुछ और स्टॉक्स पता कर लेते हैं जहाँ पर आज शॉर्टिंग हो रही है एग्रेसिव। एक बार ज़रा वो चेक करवाता हूँ मैं। आदित्य ज़रा आप चेक कीजिएगा, 2 शेयर हैं मेरे पास। जय 1 मिनट, हाँ बस, यस अब आ गया। एशियन पेंट्स के अंदर आज गिरावट है, ये कितना और डीप कट लगा सकता है सर एशियन पेंट्स में? आदित्य एक बार जरा देखना। डिम्पी मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड इसमें जरूर है। नीचे की तरफ 3200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका। अगर 3200 पे सपोर्ट लेता है तो बाउंस बैक भी उतना ही शार्प आएगा स्टॉक में। अगर फ्रेश शॉर्टिंग करनी है तो स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 3300 का लगाना है और 3200 के टारगेट के लिए हम फ्रेश शॉर्टिंग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं लग रहा है, टेम्पररी थोड़ा सा यस पुल बैक जरूर है स्टॉक में। डन, ये पॉइंट नोटिस हो गया सर। एक दो चीज़ और ज़रा देख के बताता हूँ मैं आपसे, पूछ के ज़रा। आज लॉन्ग वाले शेयर्स में ना शेयर्स नहीं मिल रहे हैं। अच्छा जो हैं चल रहे हैं उनमें वॉल्यूम नहीं है। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, वॉल्यूम नहीं है इसके पास। सीमेंस चल रहा है, वॉल्यूम नहीं है। जीएनएफसी चल रहा है, वॉल्यूम नहीं है ना। तो ये सब बिना वॉल्यूम। अतुल लिमिटेड चल रहा है, वॉल्यूम नहीं है। एक और शेयर है जो आज फिर से लिस्ट में आया मेरी, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। एक बार ज़रा देखना सर, 1% ऊपर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। चंदन सर ज़रा 1 मिनट आप चेक करना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़।
बालकृष्णा की बात करें तो देखिए कंसोलिडेटिव मूव है, पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, नीचे में 2980 3000 का बेस बना है, तो स्विंग बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 3020 के सपोर्ट से एक बार के लिए 3150 तक के लेवल प्ले कर सकते हैं। डन। चंदन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। आदित्य आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। तेजस आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। आप तीनों मेहमानों ने काफ़ी हमारी हेल्प की और स्टॉक सिलेक्शंस में और मार्केट के आज के एनालिसिस करवाने में काफ़ी आपकी हमको हेल्प मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।